हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट के बाद के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का नाम मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप लोग गेस करने वाले हैं। अभी जाके अलग अलग कैटेगरीज में काम कीजिए, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड सर्च कीजिए। कौन से फंड्स हैं लिस्ट में बताइए मुझे। चांसेस है कि मोस्ट कैटेगरीज के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में आपको क्वांट म्यूचुअल फंड के फंड्स ही जो हैं वो दिख रहे होंगे। बताइए जरा, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और क्वांट म्यूचुअल फंड के सक्सेस और इतने अच्छे रिटर्न्स के पीछे एक इंसान की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का हाथ है। वो है क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। आपने अभी तक गेस कर लिया होगा, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं संदीप टंडन सर। और कैपिटल मार्केट्स की दुनिया में उनको 27 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी 92-93 में जीआईसी म्यूचुअल फंड में एक ट्रेनी के रूप में। फिर उन्होंने आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट ज्वाइन किया और वहां एसेट मैनेजमेंट बिजनेस की शुरुआत की। आईडीबीआई NITS 95 फंड जो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड और ग्रोथ स्कीम प्रोवाइड करती थी, उसकी सक्सेस में संदीप जी ने की रोल प्ले किया था। संदीप जी ने काफी रेप्यूटेड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज और कोटक सिक्योरिटीज में भी काम किया है। हर बार की तरह आज का एपिसोड भी बहुत मजेदार और दिलचस्प होने वाला है। हम संदीप सर से मार्केट और इन्वेस्टिंग से जुड़ी ढेर सारी बातें करेंगे और मुझे भरोसा है कि आप इस एपिसोड के बाद इंटरेस्टिंग लेसन्स भी अपने साथ लेके जाएंगे। तो पेन और नोटबुक उठाइए, पानी की बोतल लेके बैठिए और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं संदीप टंडन जी के साथ मार्केट की बात ग्रो के साथ। संदीप जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छे से हैं। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। और अभी आईटी सेक्टर में जो डिस्कशन चल रहे हैं, जिस तरह से आईटी इंडेक्स अभी नीचे आया है और जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं सब अभी नीचे आए हैं, तो पहला सवाल तो ये बनता है, क्या अभी इसमें और करेक्शन की उम्मीद रखी जाए या दिस इज इट, ये हमारा बॉटम बन चुका है? देखिए, मैं इसको इस तरह से जवाब देता हूँ कि एक हर सेक्टर, हर स्टॉक का एक बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होता है, ओके? और क्वांट म्यूचुअल फंड में हम उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ओके? अगर हम रिकलेक्ट करें, क्वांट म्यूचुअल फंड जो ओनली म्यूचुअल फंड था जिन्होंने सितंबर-अक्टूबर 2021 में टेक्नोलॉजी एक्सपोजर ज़ीरो कर दिया था, ओके? वो क्यों ज़ीरो किया था, उसके लिए समझने वाली बात है कि उस समय टेक्नोलॉजी सेक्टर जो हम लोग कहते हैं बिहेवियर एंगल से एक मोस्ट एडमायर कैटेगरी में ट्रेड कर रहा था, ओके? वो 2 डेकेड के हाईएस्ट एडमायर पॉइंट पे था। जब कभी भी कोई सेक्टर एडमायर टेरिटरी पे होता है, हम उससे एग्जिट करते हैं। और कोई स्टॉक या सेक्टर निग्लेक्टेड टेरिटरी में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट हेटेड जोन, इसको हम लोग मैथमेटिकली क्वांटिफाई करते हैं, गट फीलिंग पे नहीं बात कर रहे हैं। उस समय हमने बैंकिंग और आईटीसी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। आज आपने देखा बैंकिंग में 50 to 200% का मूव स्टॉक्स ने दिया है और आईटीसी ने मोर देन 100% का रिटर्न दिया है, ओके? तो अगर हम स्पेसिफिक आईटी की बात करें कि मोस्ट एडमायर कैटेगरी से क्या वो सेक्टर या स्टॉक अपने निग्लेक्टेड टेरिटरी में आ गए हैं और तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, तो आंसर इज बिग नो, ओके? करेक्शन होने के बाद भी अभी भी वो उस फेज में नहीं आए हैं। अभी क्या होगा, पूरे मार्केट में आपको कंसोलिडेशन का फेज दिखेगा, कहीं पुल बैक रैलीज मिलेंगी, ओके? क्योंकि अल्टीमेटली सेक्टर में कैश जनरेट होता है, डिविडेंड यील्ड्स अट्रैक्टिव हो गई हैं, तो बहुत बड़ा डाउनसाइड भी नहीं है, ओके? लेकिन जिस तरह के हेडविंड्स हैं मार्केट में इस समय ग्लोबली, ओके, वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा घबराहट दिखती है क्योंकि ये सेक्टर भी काफ़ी ग्रॉसली ओवर ओन्ड है। अगर हम म्यूचुअल फंड और एफआईएस की होल्डिंग निकाल के देखेंगे इंस्टीट्यूशन की, तो मेजॉरिटी लोगों के पास एक साइजेबल पोजीशन है, ओके? जब तक ये साइजेबल पोजीशन कुछ हद तक कम ना हो या लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हो, तब तक हमारे लिए एक एग्रेसिव बाइंग नहीं बनेगा। तो इसको अगर हम बोलते हैं कि कोर होल्डिंग अभी तक आईटी स्टॉक्स नहीं बने हैं, कहीं कहीं एक टैक्टफुल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो आंसर इज यस, कहीं हम टैक्टफुल जरूर प्ले कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी मूव लीनियर नहीं होता है, ऐसा वर्टिकल फॉल होता चला जाए ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी को स्टॉक अच्छा लगने लगता है, तो आपको बाउंसेस मिलेंगे। बट हम भी अभी इसको टैक्टिकल की तरह प्ले करेंगे। एक्सट्रीमली बुलिश कॉल की बॉटम हो गया है, लॉन्ग टर्म हो गया है, उस तरह का एटलीस्ट हमारे जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के थीसिस हैं या वीएलआरटी फ्रेमवर्क है, उसमें अभी तक ये नहीं आया है कि हम ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें कि यहाँ से हमको एक कोर पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। सर, यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है कि आपने बताया कि एक मोस्ट हेटेड जोन और मोस्ट एडमायर्ड जोन। तो कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस बनाना चाहिए कि बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट देन फंडामेंटल्स। देखिए, ये एक बड़ा मिथ है जब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल, ओके?
तो जो मार्केट बात करता है ना फंडामेंटल, वो वैल्यूएशन की बात करता है, लेकिन हम लोग जनरल उसको जनरलाइज कर देते हैं लोग कि फंडामेंटल, हम लोग तो फंडामेंटल देखते हैं। देखिए लाइफ में सब कुछ फंडामेंटल है, ओके। हम जो मैक्रो डेटा देखते हैं वो भी फंडामेंटल है, करेंसी का डेटा देखते हैं वो भी फंडामेंटल है। तो जो हमारा बिहेवियर थीसिस है वो भी फंडामेंटल डेटा से ही बिल्ड हुई है, ओके। कोई और डेटा नहीं है, क्योंकि लाइफ में सब कुछ अगर फंडामेंटल है, लोगों का नजरिया देखने का अलग हो जाता है। इकोनॉमिस्ट को अपना एक नजरिया होता है, ओके। करेंसी ट्रेडर का एक अपना नजरिया होता है, इक्विटी मार्केट वालों का एक अपना नजरिया होता है, काफी लोगों का बॉटम्स अप अप्रोच होता है कि हमें मैक्रो से क्या फर्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म में मैक्रो इतना इम्पैक्ट नहीं करता, हम तो बॉटम से सेक्टर स्टॉक्स देखते हैं। तो हमारी जो थीसिस है वो कंबाइन करके आती है। जैसे हम इसको अपना वीएलआरटी फ्रेमवर्क में हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग 1/3 वेटेज देते हैं वैल्यूएशन एनालिटिक्स को, 1/3 वेटेज देते हैं लिक्विडिटी एनालिटिक्स को, और 1/3 देते हैं रिस्क एपेटाइट को। और ये तीनों को जो हम कंबाइन करते हैं तो हमें बेटर टाइमिंग मिलती है। तो जो वीएलआरटी फ्रेमवर्क का जो कंसेप्ट हम लोग ने बिल्ड किया है, वो एक रिस्क मिटिगेशन टूल है कि हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को रिस्क मिटिगेट करें। और हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमारा अगर आप टैगलाइन देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं, वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिटर्न्स आर बाई प्रोडक्ट। तो हमारा पूरा फोकस रिटर्न्स पे नहीं होता है। अगर हम अच्छे से रिस्क मैनेज करें, रिटर्न्स बाई प्रोडक्ट है, वो आज जनरेट हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, जब हम सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागते हैं और रिस्क को इग्नोर करते हैं, और वहीं पोर्टफोलियो में बड़ा डैमेज हो जाता है। राइट। ओके, अब से मार्केट की ओवरऑल बात करते हैं। मार्केट आजकल हम देखें तो बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। ग्लोबल इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जैसे कि आपके यूएस का बैंक्स के कोलैप्स हैं या फिर रिसेशन का डर है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट को लेके कैसे अपना आउटलुक बनाना चाहिए और उसे कैसे अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए इस तरह की मार्केट में? देखिए पहले चीज़ें हम आपको बताते हैं कि अगर कोई सिनेरियो को अगर हम विजुलाइज कर सकें कि इस तरह का सिनेरियो बिल्ड होने वाला है या हो सकता है, तो आप उस इवेंट को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, और उस इवेंट को आप अच्छे से फेस कर पाते हैं कि आपको पता है ये इवेंट अनफोल्ड हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, जब हम प्रिपेयर ही नहीं होते हैं, हमारे लिए एक अननोन रिस्क आता है और हम उससे अफेक्टेड होते हैं। इसलिए कॉन्ड म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें तो हम लोग पूरा एक थीसिस की बात करते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, पोस्टमार्टम एनालिसिस नहीं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की बात करते हैं। और एक थीसिस हम समझाते हैं कि वॉलिटी एक्सपेंशन फेज है, कि 2018 से 2023 का एक जो पीरियड है, ये ग्लोबल एसेट क्लासेस के लिए बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। नाउ इस पीरियड को हम लोगों ने 2017 से आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये पीरियड ऐसा जाएगा। अगर ये पीरियड इतना वॉलेटाइल रहने वाला है, तो पहला पॉइंट है कि आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, वो इस पीरियड में इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसलिए हम इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप देखें 2018 बहुत वॉलेटाइल हुआ, 19 थोड़ा बेटर था, 20 उससे ज़्यादा वॉलेटाइल था, 21 भी वॉलेटाइल था, 22 और ज़्यादा था, और 23 जो अभी हम लोग हैं कैलेंडर ईयर 2023, ये वॉलिटी एक्सपेंशन का एक कल्मिनेशन फेज है। तो जब भी कोई चीज़ का कल्मिनेशन होता है तो लास्ट स्टेजेस में ज़्यादा स्पाइक करता है। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि 2023 में कोई इवेंट रिस्क भी अनफोल्ड हो सकता है, एक वॉलिटी एक्सपेंशन, बाकी ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पाइक आएगा, फिर वहाँ से सेटल हो जाएगा। अब दो चीज तरीके से इसको हम देख सकते हैं। पहली बात है, अगर रिटेल के एंगल से हम बात करें, या तो लोग घबरा जाते हैं, ओके, क्योंकि लोगों ने 2-3 साल तेजी देख ली और आइडियली बहुत बड़ी तेजी थी, इतना बड़ा मूव आता नहीं है। अब लोगों को आदत पड़ जाती है कि इतना बड़ा मूव आ गया है तो ये तो हमको हर साल मिलना चाहिए, ओके। और उससे कहीं नेगेटिव रिटर्न आता है तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो पहला इसको हम इस तरह से अप्रोच करेंगे, अगर हमको पता है वॉलिटी एक्सपेंशन फेज है और वॉलेटाइल रहेगा, तो हम या तो घबरा के अपना सरेंडर कर दें जब इवेंट अनफोल्ड हो। अगर हम लोग अपने रिस्क मिटिगेशन इस तरह से मैनेज करते हैं कि हम लोग उस एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर्ड हैं, अगर वो आया तो हम दो हाथ से अपॉर्चुनिटीज को ऑप्टिमाइज करेंगे अपने फेवर में। क्योंकि आज की तारीख में जैसे रिस्क ऑफ फेज है, तो हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग है, और इस तरह का इवेंट अनफोल्ड हो गया कोई भी कारण से, जो हो सकता है, हम उसको रूल आउट नहीं करेंगे, उसको हम अपने फेवर में प्ले आउट करेंगे, क्योंकि इंडियन मैक्रो बहुत अच्छे हैं रिलेटिव बेसिस पे भी और एब्सोल्यूट बेसिस पे। तो एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर ऐसा कुछ आता है तो दो हाथ से स्टॉक्स लेने चाहिए उस समय, और उस समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया का लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और डिकेड आउटलुक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, ओके। तो उस बैकग्राउंड में हम नियर टर्म और शॉर्ट टर्म एनवायरनमेंट से घबरा जाएं और अपनी पोजीशन कम कर दें या सिर्फ बंद कर दें, तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी। जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसको मिस आउट करेंगे। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं, जैसे काफ़ी लोग
आज की तारीख में अगर आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, बहुत एमिनेंट स्ट्रैटेजिस्ट होंगे या मनी मैनेजर्स होंगे, लोग बहुत घबराए हुए, लोग डर बेच रहे हैं। ओके, हम्म। कि अरे ऐसा हो सकता है। बाजार गिरने के बाद सबको डर दिखता है, बाजार गिरने से पहले तो डर नहीं दिखाता ना। हम्म। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें जो सबको डर दिखता है तब ऐसा होता नहीं है। ओके, अगर इवेंट हुआ, हम लोग को बहुत क्लैरिटी है कि हम बाय ऑन डिप्स में बिलीव करेंगे। 2023 विल बी फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी। बट इसलिए नहीं हम बोल रहे हैं कि हम लोगों का बिजनेस है मनी मैनेजमेंट का, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंटली बात करते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी वाला फेस आएगा। अगर इस फेस के बाद बाजार खराब लगता है तो ये स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा। अगर हमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और इंडिया का तो एक डिकेड का व्यू बनता है, हमको ऐसा लगता है कि हाफ सेंचुरी हमारी, उस तरह का इंडिया पे हम लोग बुलिश हैं। हम्म। उस तरह का प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की थीसिस पे अगर हम बिलीव करेंगे, जो हमारे अभी तक हम उस पे काम करते हैं, वो पूरा मैथमेटिकल मॉडल से हम लोग उसको बिल्ड करते हैं, तो हम्म। हमको बहुत कॉन्फिडेंस है अगर कोई भी इवेंट आया तो हम उसको अपने फेवर में कैपिटलाइज करेंगे और एग्रेसिवली रिस्क ऑन एनवायरनमेंट उसके बाद बिल्ड होगा, उसको प्ले करेंगे। तो उस अपॉर्चुनिटी को हम कैपिटलाइज करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। बट आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हमने अपना पोर्टफोलियो उस तरह से डिजाइन किया है, हम्म। जैसे जनवरी 2023 से हम बोल रहे हैं रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट है, तो रिस्क ऑफ में हम क्या करते हैं? रिस्क ऑफ में हम सबसे बड़ी सेफ्टी देते हैं। सबसे बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉट रिटर्न, फर्स्ट प्रायोरिटी इज सेफ्टी ऑफ द पोर्टफोलियो। हम्म। सेकेंड प्रायोरिटी इज लिक्विडिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। कोई भी इवेंट आया, कोई भी तरह का रिडम्पशंस आया, कोई भी अननोन रिस्क आया, तो आपकी लिक्विडिटी क्या है पोर्टफोलियो में, और उसके बाद रिटर्न्स आता है। हम्म। जैसे ये साइकिल इस इवेंट रिस्क के बाद या ओवर अ पीरियड टाइम टर्न अराउंड होती है, तो फिर क्या हो जाता है? रिस्क ऑन पीरियड में रिटर्न्स फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, लिक्विडिटी सेकंड प्रायोरिटी होता है और सेफ्टी थर्ड प्रायोरिटी हो जाता है। इसलिए हम रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको फोरकास्ट भी करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को भी क्वांटिफाई करते हैं, उसकी टाइमिंग को भी हम कैपिटलाइज करते हैं। तो रिस्क ऑन पे हम लोग फ्रंट फुट पे खेलते हैं और रिस्क ऑफ में बैक फुट पे खेलते हैं। आज का एनवायरनमेंट रिस्क ऑफ है, इसलिए हमारा पूरा पोर्टफोलियो बैक फुट पे खेल रहे हैं। सर, एक एक अगर आप एग्जांपल दे पाएँ, क्योंकि अभी आपने बताया कि जो मैं समझ पाया वो ये कि 2023 में कोई अगर ऐसा इवेंट होता है जिससे मार्केट बहुत नीचे जाती है, मार्केट में ड्रॉ डाउन होता है, तो आप उसका फ़ायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ, कोई अगर आप एग्जांपल दे पाएँ किस तरह के इवेंट की आप बात कर रहे हैं, या क्या आपको लगता है कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है? तो मैं उस पे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। तो उसको समझाने से पहले मैं आपका 2 मिनट लूंगा और आपको हाँ मैं जी। एक चीजें बताता हूँ कि जब हम रिस्क ऑन रिस्क ऑफ की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो आपके जो व्यूअर्स हैं या दर्शक हैं उनको उनको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे हम कोविड से स्टार्ट करते हैं, 2020 की बात करें, मार्च 2020 जब कोविड अनफोल्ड हुआ था, वो सबके लिए एक अननोन रिस्क था। हुँ। सडनली हिट किया, अपना मार्केट भी लोअर सर्किट लगा 23 मार्च को। हुँ। ओके, और लोगों ने गिव अप मार दिया। ओके, हुँ। उस समय सबको पता था ये लाइफ लॉन्ग बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, लेकिन हमने किसी ने पार्टिसिपेट किया नहीं किया, बहुत कम लोगों ने किया। ओके, हुँ। क्योंकि लाइफ का फियर था। अगर हम इसी चीज को मैथमेटिकली हम बात करते हैं अब, हुँ। कि क्या सिचुएशन थी मार्च एंड में? रिस्क एपेटाइट लोएस्ट पॉइंट पे था। जो बिहेवियर डेटा है, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, इस तरह से हुँ। अगर हम देखें, अगर मैथमेटिकली में इसको रिस्क एपेटाइट बोलते हैं, हुँ। ग्लोबली यूएस का, इंडिया का, मल्टीपल एसेट क्लास का लोएस्ट लेवल पे था और वहां से इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ अप्रैल में। हुँ। अब हम दूसरी चीज को, फिनोमेना की बात करते हैं, लिक्विडिटी का क्या सिचुएशन था। हुँ। तो ग्लोबल लिक्विडिटी अगर हम देखें उस समय, या फ्लूडिटी ऑफ द मार्केट देखें, वो लाइफ टाइम हाई था, क्योंकि कर्सी सेंट्रल बैंक्स और दे ऑल वर्किंग टुगेदर। वो एक हुँ। एक कंसंट्रेटेड एफर्ट था। आफ्टर लीमन क्राइसिस 2008 से वो लोग कंसंट्रेटेड एफर्ट्स कर रहे थे, तो एक राइट। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। लिक्विडिटी लाइफ टाइम हाई। जब इस तरह का सिचुएशन होता है कि रिस्क एपेटाइट नीचे से बढ़ रहा है और लिक्विडिटी लाइफ टाइम हाई है, वो एक लीथल कॉम्बिनेशन तैयार हो गया था बुल रन का। हुँ। एक आपका बेस तैयार हो गया था बुल रन के लिए। जैसे ही तो हमने उस पीरियड में क्या किया, लोग अपना पोर्टफोलियो को बेच रहे थे, मिड और स्मॉल को खाली कर रहे थे, हुँ। और हुँ। हमने उसमें अपना पूरा कैश डिप्लॉयड किया। मई जून आते आते हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट का रिस्क एपेटाइट वापस बढ़ गया। रिस्क एपेटाइट के जो भी इंडिकेटर थे वो फर्दर स्पाइक किए। तो हुँ। हमने उस पीरियड में अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को मिड और स्मॉल की तरफ ऐड किया। हुँ। अब हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेते हैं और आगे की बात करते हैं कि सितंबर 2021 आता है, जब पूरे मार्केट में ग्लोबली यूफोरिया था। हुँ। ओके, सब इन ग्लोबल इंडाइसेस लाइफ टाइम हाई पे, काफी इंडाइसेस लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे थे। तो क्या सिचुएशन बिल्ड हुआ? अगर हम इसको वापस मैथमेटिकली डिकोड करते हैं, तो हमने क्या देखा कि ग्लोबली
मनी फ्लो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो मनी फ्लो टुवर्ड्स ग्लोबल इक्विटी डिकेड्स हाई, मे बी लाइफ टाइम हाई, क्योंकि हमारे पास भी 40-50 साल का ही मैक्रो डेटा है, उससे पुराना डेटा नहीं है। जो भी डेटा ग्लोबली बिल्ड हुए हैं काफी हद तक वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्टेबलाइज हुए हैं। तो हमने देखा यूफोरिया, अगर हम इस यूफोरिया को डाइसेक्ट करेंगे सिंपल सेक्टर वाइज, तो हमने इसको सिंपली वैल्यू और ग्रोथ में डाइल्यूट करके देखा कि इसको उसको सेपरेट करके देखा, तो देखा कि वैल्यू में कोई यूफोरिया नहीं है। यूफोरिया कहाँ था? न्यू एज कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज। यूफोरिया कहाँ था? ग्रोथ कंपनीज। उसी पीरियड में क्या हुआ? लिक्विडिटी श्रिंक होना स्टार्ट हो गई और रिस्क एपेटाइट डिक्लाइन हुआ। तो हमने क्या चेंजेस देखा कि यूफोरिया हुआ, सब लोगों का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। हमने अपने पूरे पोर्टफोलियो में से मोस्ट एडमायर कैटेगरी वाले स्टॉक्स जो थे, ग्रोथ स्टॉक से हमारा पूरा पोर्टफोलियो हमने वैल्यू में शिफ्ट किया। इसलिए हमने 2022 में भी नया हाई बनाया, जनवरी में, सितंबर में भी बनाया और दिसंबर में भी बनाया। ओके, तो वो एक हमको बेनिफिट मिला। अब हम इसको आगे बात करते हैं कि अक्टूबर नवंबर 2021 से रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है। ओके, ये कब तक चला? हमने मिड जून में देखा कि इंडिया का रिस्क एपेटाइट में एक्सॉशन दिखा। ओके, तो हमने वहां कॉल लिया कि एक रिफ्लेक्स रैली कार्ड पर प्ले आउट होगी। बहुत एक्सट्रीम नहीं था बट एक रिफ्लेक्स रैली के लिए था। हमने रिफ्लेक्स रैली में वापस रिस्क ऑन की तरह उस साइकिल को प्ले आउट किया। अगर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर और अक्टूबर की बात करते हैं तो हमने यूएस में भी वही फिनोमेना देखा। यूएस का भी पैरामीटर, इनफैक्ट रिस्क एपेटाइट वापस एग्जॉशन आ गया और वो प्री कोविड लेवल के आसपास आ गया। इसलिए वहां से आपने शार्प 21-22% का अप मूव देखा। अब हम आते हैं जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में और फरवरी 2023 में हमने क्या देखा? रिस्क एपेटाइट इंडिया का, इंडिया जो लीडर था 2022 के बुल रन में, उसका रिस्क एपेटाइट चेंज हो गया और चाइना का अप मूव हो गया। तो चाइना नवंबर से डेटा चेंज हो गया, नवंबर 22 से तो चाइना अप मूव में आ गया और इंडिया एक सिक्लिकल डाउन ट्रेंड में आ गया। उसी तरह से हमने ग्लोबल मार्केट में देखा। तो जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि अभी हम रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में हैं, तो हम बैकफुट पे खेल रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है कि जो हमारा क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की जो लोग बात करते हैं, तो मैं उस पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोगों ने लिखा भी है कि हमने इसको नवंबर 22 में देख लिया था कि एक टाइटनिंग की साइकिल पीक आउट हो गई है। ओके, और लिक्विडिटी का जो इन्फ्यूजन है वो ग्लोबली चालू हो गया है, लेड बाय चाइना। चाइना पहला कंट्री था जहां मैसिव लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई। तो एक बार आपकी टाइटनिंग साइकिल पीक आउट हो गई, जो अभी भी कंसेंसस नहीं है। लोगों को लगता है टाइटनिंग, लोग उसको फेड से लिंक करते हैं और अलग ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। आज भी कंसेंसस क्या? टाइटनिंग चालू है। हमारे हिसाब से टाइटनिंग की साइकिल पीक आउट हो गई, लिक्विडिटी ईजिंग साइकिल चालू हो गई है। कि जब लिक्विडिटी और बाजार की फ्लूइडिटी पे इम्पैक्ट आता है, बढ़ता है, तो वो भी एक लैग इफेक्ट से आता है। कभी कभी 6 महीने, कभी कभी 9 महीने और मिनिमम 3 महीने तो लगते हैं। ओके, अगर हम इस थीसिस को, इस साइकिल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ओके, तो हम क्या देखेंगे कि अगर लिक्विडिटी हमारे फेवर में आ रही है और ग्लोबली एक्स्ट्रॉर्डनरी लो बना के आया है, तो ये साइकिल शायद जुलाई से या सितंबर से काफी जगह एक अपमूव देगा। ओके, तो लैग के साथ आता है, तो वो एक साइकिल आपके फेवर में आएगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में बहुत अच्छा लगता है मार्केट। अब हम आके बात करते हैं बहुत नियर टर्म में। जब हम नियर टर्म रिस्क की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये पीक ऑफ वॉलिटी साइकिल है कि वॉलिटी एक्सपेंशन इस साल 2023 में पीक आउट होगी। तो हमें कहाँ प्रॉब्लम्स दिखते हैं? हमें पहली प्रॉब्लम क्लैरिटी की समझ में चाहिए। इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। इंडिया का मैक्रो वन ऑफ द बेस्ट है। मेरे जितने साल का करियर है, लास्ट 30 साल में हम लोग बहुत अच्छी यूनिक सिचुएशन में खड़े हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस होंगे, अभी यूरोप में वॉमिटिंग होगा तो यहाँ थोड़ा बहुत तो स्टिंक आएगा, वी हैव टू लिव विद दैट। ओके, बट ऐसा मैक्रो एनवायरनमेंट, फेवरेबल एनवायरनमेंट हमने बहुत समय बाद देखा है। शायद मैंने तो कभी भी नहीं देखा, अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा है। ओके, इतनी सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो वो बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो हमें कहाँ रिस्क समझ में आता है? हमें रिस्क समझ में आता है करेंसी मार्केट में, हमें रिस्क समझ में आता है यूएस मार्केट में, हमें रिस्क समझ में आता है डेवलप मार्केट में, जापान में, यूरोप में। कहीं पे कुछ अनफोल्ड होगा। अब वो कैसे अनफोल्ड हो सकता है? अगर हम देखिए, कोई भी चीज, अननोन रिस्क को कोई भी क्वांटिफाई नहीं कर सकता है। नोन रिस्क को हम क्वांटिफाई कर लेते हैं। जैसे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की भी बात करें या जियो पॉलिटिक्स की बात करें, काफी लोगों के लिए वो अननोन रिस्क है, बट हमारे लिए नोन रिस्क है। हमने 2012 से फोरकास्ट किया था कि 2020 से 2030 के बीच में बहुत डिस्टर्बिंग फेस होगा। 2019 में लिखा था कि 2020 से कमोडिटी प्राइसेस रैली करेंगी और इन्फ्लेशन विल कम विद अ बैंग इन 2021। वो हुआ।
तो हमारे लिए वो नॉन रिस्क है। हम रिवर्स जो हमारा इंजीनियरिंग होता है, जिसको हम लोग सिंपल टर्म्स में मार्केट इम्प्लाइड थीसिस पे हम लोग काम करते हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल बिल्ड हुआ है, उसके हिसाब से हमने उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कोई अननोन रिस्क की। अननोन रिस्क को हम सिर्फ वॉलिडिटी से एक लिंक कर सकते हैं कि इस तरह का वॉलिडिटी स्पाइक दिखता है। अगर हम ये एक क्या से प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है, हम जब मल्टी वेरिएंट्स मॉडल, कॉम्प्लेक्स मल्टी वेरिएंट्स मॉडल रन करते हैं, उसके अंदर हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अगर हम इसको सिंपल इंग्लिश में समझें कि जैसे अपने चाइल्डहुड में किंडरगार्टन में आपके पास ड्राइंग बुक हुआ करती थी और डॉट्स कनेक्ट करते तो एक पिक्चर बन जाती थी। आप केजी स्टैंडर्ड से फर्स्ट ग्रेड तक आते हैं तो पिक्चर बड़ी होती चली जाती है। ओके, तो आप बड़ी पिक्चर बन रही है कि अब फर्स्ट ग्रेड से जब थर्ड स्टैंडर्ड तक आते हैं तो आप पजल बनाना शुरू कर देते हैं। वो पजल्स को कनेक्ट करके आप कुछ ट्री, हाउस, व्हाइट हाउस और ये सब चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, कासल्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो उस बैकग्राउंड का ही प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, हम जब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें एक पिक्चर इमर्ज होती है। जब हम सारी पजल को लिंक करते हैं तो एक आउटलुक जैसा क्रिएट होता है, उसको हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। कि हम लोग कुछ चीजें, और वो डायनेमिक डेटा है, डेटा चेंज होता है तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का आउटकम भी चेंज होगा, लेकिन एक रफ स्केच बिल्ड होके आता है। उसके थ्रू अगर हम देखते हैं कि कहाँ स्केच बनता हुआ दिख रहा है, तो आज की तारीख में हमको करेंसी मार्केट में कहीं दिखता है। अगर करेंसी मार्केट में इम्पैक्ट आएगा तो ग्लोबली कमोडिटीज मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो करेंसीज और कमोडिटीज मार्केट में कहीं इम्पैक्ट दिखता है, और उसका साइड इफेक्ट, अगर उसका हम साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट फिर इक्विटी मार्केट्स पे आता है। ओके, तो अब ये कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता है ये होने ही वाला है। ओके, बट अगर हमारी थीसिस है कि वॉलिटी एक्सपेंशन की जो साइकिल है बिना स्पाइक करे सेटल नहीं होगी, जो मैथमेटिकली हम लोग उसको देखते हैं कि एवरी 5 ईयर्स का साइकिल प्ले आउट होता है, अगर वो स्पाइक होना बाकी है, अगर वो स्पाइक होगा तो हमको ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट हाफ में ही होगा, और फर्स्ट क्वार्टर तो जा चुका है। ओके, तो बचा क्या अपना सेकंड क्वार्टर। तो मे बी सेकंड क्वार्टर में अगर कहीं कोई चीज इवेंट अनफोल्ड होता है तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर हैं। डेटा एनालिटिक्स से लगता है कि अनफोल्ड होना चाहिए, लेकिन हम इसको प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं कि ये होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। जब वो उसके अर्ली साइंस आना स्टार्ट होंगे तो हम अप्रोप्रिएट स्टेप लेंगे पोर्टफोलियो में। लेकिन हम एक एनवायरनमेंट को अपने फेवर में प्ले करते हैं कि ये एनवायरनमेंट अगर प्ले आउट होगा तो हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये पूरा जो हमारा इन्वेस्टमेंट का थीसिस है ना, वो लोग काफी लोग बात करते हैं रिटर्न्स का, हम लोग तो बहुत सिंपल मैनर में बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है ये सिंपल। और ये हमारा जो म्यूचुअल फंड है, हम लोग उसको प्योर डेटा एनालिटिक्स की तरह चलाते हैं। ओके, तो ये प्योर डेटा साइंस का बिजनेस है। एनालिटिक्स बिल्ड करते हैं, डेटा क्या बोलता है तो हम लोग बोलते हैं ना, वी आर स्लेव ऑफ डेटा। ओके, ओके, वी एक मतलब हमारे लिए तो गॉड स्टेटस है, डेटा इज एवरीथिंग। ओके, तो उस तरह की थीसिस पे देते हैं, लेकिन हम उसको प्रीएम्प्ट करके नहीं करते हैं कि अगर ये होगा तो जैसे लोग अजम्पशन बेस्ड मॉडल बनाते हैं कि ये फोरकास्ट कर रहे हैं 3 साल बाद 2 साल बाद ये अर्निंग्स आएगी, वो अर्निंग्स इसके ऊपर बेस्ड होती है अजम्पशन पे। अजम्पशंस गलत हो जाते हैं तो आपका फोरकास्ट गलत हो जाता है। इसलिए हम कोई भी चीज को एज्यूम करने का वो फंडा ही नहीं है। ओके, एज्यूम करने का कुछ काम नहीं करते हैं। जैसा डेटा चेंज होता है हम उस तरह से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करते हैं। उससे काफी लोगों को गलत परसेप्शन है कि चर्निंग ज्यादा होती है उससे। ओके, पहली बात तो चर्निंग नहीं है, हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। ओके, अगर हम अपना पोर्टफोलियो का रिस्क कम करते हैं, ओके, उससे बाई प्रोडक्ट है चर्निंग। तो मेरा तो फोकस कहाँ है, रिटर्न्स को बढ़ाने का है, रिस्क को कम करने का है, चर्न से क्या करने का है। ये जो कंसेप्ट हम लोगों को सिखा दिए गए हैं कि चर्निंग इज बैड, ओके, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये पूरा कंसेप्ट ही गलत है। कि जो हम लॉन्ग टर्म, यस इन्वेस्टर्स आर लॉन्ग टर्म, एसेट क्लास है लॉन्ग टर्म, स्टॉक्स है सेक्टर, कोई भी लॉन्ग टर्म नहीं होता है। ये थीसिस लोगों को अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी कि हम लॉन्ग टर्म है। ये थीसिस इसलिए इंडस्ट्री ने बिल्ड कर दी है क्योंकि लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट बहुत आसान होता है। अब 10 साल का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म रिस्क का बहुत अच्छे से कम मेहनत पे आप ज्यादा पीसफुल कमा पाएंगे। तो थीसिस बिल्ड हो गई लॉन्ग टर्म है। ओके, लॉन्ग टर्म रिस्क इज वेरी इजी टू मैनेज, नियर टर्म मीडियम टर्म रिस्क का डिफिकल्ट टू मैनेज। इसलिए हमारा जो क्वांट म्यूचुअल फंड का पूरा थीसिस है, हम अपना पूरा पोर्टफोलियो चलाते हैं एक ट्रेजरी स्टाइल पे, जिसमें हम डिकेड का व्यू लेते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, मीडियम टर्म व्यू भी लेते हैं, शॉर्ट टर्म, नियर टर्म, कैश कॉल, हेज कॉल सब करते हैं। आइडिया सिंपल है, हमें
अल्फा जनरेट करना है, वो भी सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करना है। इसलिए हमारी थीसिस है एक्टिव, एब्सोल्यूट एंड अनकंस्ट्रेंट। हम एक्टिवली मैनेज करते हैं। अगर हम लोग को अपना क्वासी, अगर हम भी बहुत लोग इंडेक्स को 70-80% कॉपी कर लेते हैं इंडेक्स को। ओके, अगर इंडेक्स कॉपी करना है तो फिर मैं इंडेक्स को ले लूँ ना। हम लोग एक्टिव मैनेजर किस बात के हुए? ओके, और हम फीस लेते हैं एक्टिव की, लेकिन हम डिलीवर क्या करते हैं? पैसिव, क्वासी पैसिव प्रोडक्ट्स। ओके, तो वो थीसिस वहीं गलत हो जाती है, क्योंकि आप जो करने का आपके पास मैंडेट है एक्टिवली, अगर हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अगर इंडेक्स का मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बहुत इसके अगेंस्ट में हूं कि आज ग्लोबली जो पैसिव फंड्स का जो थीसिस बिल्ड हुआ है, दुनिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क है पैसिव फंड्स। उसमें कोई इमोशंस अटैच नहीं होते हैं। ओके, लोग पैसिव को डाल देते हैं कि लॉन्ग टर्म में बनता रहेगा, क्योंकि खाली कॉस्ट लो है। लेकिन जब डिफिकल्ट टाइम स्टार्ट होता है तो एक्टिव फंड मनी मैनेजर्स विल डिलीवर सुपीरियर रिटर्न्स देन द पैसिव फंड्स। ओके, और वो पीरियड आ चुका है। 2020 से 2030 का जो पीरियड है, ये डिकेड जो हमारा है, ये एक्टिव फंड मैनेजर का है। तो हम लोग बहुत क्लैरिटी के साथ देखते हैं कि हम लोग इसको पोर्टफोलियो को किस तरह एक्टिवली बैलेंस करते हैं, एक्टिवली मैनेज करते हैं, डायनेमिकली रीबैलेंस करते हैं, और अनकंस्ट्रेंड है। हमारा कोई थीसिस नहीं है। हम लोग सेक्टर एग्नोस्टिक हैं, स्टॉक एग्नोस्टिक हैं, थीसिस एग्नोस्टिक हैं, फिलॉसफी एग्नोस्टिक है। प्योर अपॉर्चुनिटीज की तरह इसको देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी जहां बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट होगी। रिस्क पे बहुत फोकस है। ओके, कि हम अगर हमारी पूरी स्कीम का अगर आप आउट परफॉर्मेंस तो अच्छा है, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट जो हम लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन है कि हमने क्या रिस्क लेके क्या रिटर्न जनरेट किया। तो जो हमारे शार्पर रेशियो है या सॉर्टिनो रेशियो है, वो जेनसन अल्फा है, आप उसमें देखिए। जैसे काफी लोग आते हैं, अरे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, आपका चर्न ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट ही लोग नहीं समझते। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन जनरेट पॉजिटिव अल्फा आल्सो। ओके, और वॉलिटी को मेजर करना इतना सिंपल नहीं है कि स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया और मैंने वॉलिटी को मेजर कर लिया। इतना अगर सिंपल होता तो फिर बहुत सारी थीसिस नई वर्ल्ड बिल्ड होती है। अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन देख के अगर हम लोग काम कर लें, तो हमें ऐसा रिस्क मैनेजमेंट का तो बुटीक खोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट तो 8वीं क्लास के बच्चे को भी वॉलिटी कैलकुलेट करना आता है। ओके, तो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि हम लोगों को क्या देखना है कि सुपीरियर रिस्क एडजस्ट रिटर्न करने के लिए हमें अपना रिस्क मैट्रिक को समझना है, उधर पे फोकस करना है। राइट सर। मेरे पास सर इसी डिस्कशन से 3-4 क्वेश्चंस निकले हैं। सबसे पहले या तो आप जो मैं देख पाया, जो मैं समझ पाया, आप इंडिया में बहुत बुलिश हैं, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इवन डिकेड व्यू भी अगर आप ले रहे हैं तो बहुत बुलिश हैं, और आपने बार-बार ज़िक्र किया कि इंडिया का मैक्रो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऑडियंस को अगर हम ये बता पाएँ कुछ 3-4 पॉइंट्स मैक्रो को लेके, ऑल्दो हम सबको आइडिया है, लेकिन अगर हम आपसे सुनना चाहें कोई 3-4 पॉइंट्स या कोई टॉप 2 पॉइंट्स जो आपको दिखते हो, जो आपको ये बताते हो कि मैक्रो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं वो जानना चाहूँगा। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े एमिनेंट इकोनॉमिस्ट से बहुत सारी चीजें सुनी। मैं आपको थोड़ा हटके समझाता हूँ। ओके, कि दुनिया में हम लोगों का एक अलग ढंग से कंसेप्ट होता है कि जैसे हम लोग वैल्यूएशन पे बात करते हैं कि अल्टीमेटली हम क्या रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो एक हम अर्निंग पावर्स पे देखते हैं कि अर्निंग पावर क्या है। उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लिक्विडिटी पावर से, कि बाजार में लिक्विडिटी कैसा, उसको हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं सेंटिमेंट्स पावर से। तो कॉम्बिनेशन आके आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। आप अब हम इसी को मैक्रो से लिंक करके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब जैसे हम देखें, जो हम लिक्विडिटी और रिस्क एपेटाइट का डेटा की बात करते हैं, ये कोई एफआईएस का और सेबी फिगर नहीं है कि इतना लिक्विडिटी आ गया, इतना बाइंग आ गया। ये एक फार डीपर कंसेप्ट है। अगर हम डेवलप मार्केट्स में बात करें तो ग्लोबली इसको अगर हम समझते हैं, खास तौर पे यूएस मार्केट या डेवलप मार्केट इन जनरल या यूरोप या जापान, तो ये सब मार्केट्स का जो लॉन्ग टर्म रिस्क एपेटाइट है वो पीक आउट हो गया है। ओके, जब लॉन्ग टर्म रिस्क एपेटाइट पीक हो गया है और जो लिक्विडिटी की सिचुएशन हुई कि वहां पे भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर हम जिसको बोले कि ग्लोबल लिक्विडिटी जैसे यूएस में हुआ कुछ सालों में, यूएस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिक्विडिटी सक इन हुई। ओके, जिसको हम लोग क्लॉज बॉर्डर लिक्विडिटी बोले या एफआईएस का लिक्विडिटी बोले या प्राइवेट इक्विटी का, बहुत तरह से इसको शैडो बैंकिंग के एंगल से देखें तो मल्टीपल तरीके से यूएस में पैसा आया। ओके, अगर हम इस चीज को नाउ कंबाइन करें कि हमें क्या दिखता है कि ग्लोबली ये चीजों का रिस्क एपेटाइट पीक आउट हो गया है और एशिया का रिस्क एपेटाइट अभी भी बहुत लो है, इंडिया का अभी भी लो है। तो पैसा वहां से रिस्क एपेटाइट हाई से लो पे लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाती है। ओके, जैसे हम देखते हैं कि जो वाटर है वो माउंटेन से वैली में ट्रांजेक्ट करता है कि या शिफ्टिंग होता है, वो बहता है वहां से। ओके,
ऐसी लिक्विडिटी हाई रिस्क के लो रिस्क के प्रोफाइल में शिफ्ट हो जाती है। आप भी देखें, आपके पोर्टफोलियो में कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाती है तो लोग वो बुक करके दूसरा सस्ता वैल्यूएशन वाला स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ले लेते हैं। सिंपल सी बात है। राइट। उसी तरह से अगर हम लार्जर मैक्रो की बात करें, और ये जो डेटा हमने आपको समझाया, ये चीज़ मैक्रो डेटा से ही बिल्ड होती है। ओके, कोई हम लोग इसको यूनिक तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि उसको हम बिहेवियरल लिंक करते हैं। अब रिस्क एपेटाइट क्या है? कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, एक्स्ट्रा। तो यूएस इकोनॉमी का जो हेड एज था वो पीक आउट हो गया है। जो डेवलप मार्केट का जो रेलेवेंस था ग्लोबली, वो खत्म हो रहा है। डेवलप मार्केट में जो सेंट्रल बैंक का रोल था वो खत्म हो रहा है। ओके, तो हम लोग मतलब अगर हम इसको बहुत तरीके से इसको मैथमेटिकली इस तरह हम डीकोड कर पाते हैं, बट अगर अल्टीमेटली अगर हम देखें, अगर आपके एनवायरनमेंट में देखेंगे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन जैसे मिस्टर मोदी की भी बात करें, हम लोग क्या बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट के ऊपर पैसा फ्लो की बात करते हैं। उसके ऊपर भी बहुत सारी थीसिस है कि हाउ मनी शिफ्ट फ्रॉम वन रीजन टू अदर। ओके, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट अगर मैं नट शेल में इसको कंक्लूड करूं, और जिस तरह से अगर पैसा शिफ्ट होता है तो पैसा एक आध साल का नहीं होता है, वो फ्यू डिकेड्स का मूवमेंट होता है। ओके, इसलिए अगर हमने अपनी साइकिल में बात करी कि ये डिकेड हमारा है, ये हाफ सेंचुरी हमारी है, तो हम लोगों को अगर हम इसको अपना डेमोग्राफिक साइकिल से लिंक करें, तो हम लोगों ने अपनी 2019 में अपनी बुक में लिखा है कि टिल 2047 50 बिलोंग्स टू इंडिया। तो इंडिया विल री इमर्ज। ओके, जो उस तरह की थीसिस को अगर हम बिल्ड करते हैं, क्योंकि डेमोग्राफिक साइकिल हमारे फेवर में है। चाइना का वर्किंग डेमोग्राफिक 10 साल पहले पीक आउट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट अभी आपको देखने मिलेगा। ओवरऑल डेमोग्राफिक अभी चाइना का 2023 में पीक आउट हो रहा है, तो उस तरह का इंडिया का डेमोग्राफिक 2047 में पीक आउट होता है। ओके, तो हम लोग ये कोई भी चीज मार्केट में खाली वैल्यूएशन एनालिटिक्स देख के जो लोग बात करते हैं ना कि हम लोग तो बॉटम अप हैं, ये सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग प्योर मैक्रो हाउस हैं। हर डेटा पॉइंट्स का इम्पैक्ट होता है। अभी अर्थ एनालिटिक्स का बहुत इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट है। अभी जैसे मैं बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड्स का इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आता है, बहुत इम्पैक्ट आता है। हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, किस तरह से इस चीजों को लाइफ में बड़ा, आज इंडिया की हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करें तो खाली यहाँ पे जून जुलाई आते आते या मई जून ऑनवर्ड्स हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं कि भाई इस साल का मानसून फोरकास्ट क्या है। ओके, अप्रैल से वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मिड जुलाई आते आते वो क्लैरिटी आएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या, क्योंकि एग्री बेस्ड इकोनॉमी है। ग्लोबली अर्थ एनालिटिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा, और ये डिकेड में हाईएस्ट जो चेंजेस आ रहे हैं वो अर्थ एनालिटिक्स से लिंक्ड है। तो जो क्राइसिस भी आ रही हैं ग्लोबली, वो मैन मेड क्राइसिस नहीं है, नेचुरल क्राइसिस आर नॉकिंग अवर डोर्स। ओके, हम उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, तो जिस तरह की चीजें हम लोग जब कॉम्प्लेक्स मल्टीवेरिएंट्स मॉडल रन करते हैं तो हम उसमें क्या देखने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो जो अपने मार्केट को अफेक्ट करता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसका कैसा इम्पैक्ट आता है, उसका लीड क्या है, उसका लैग इफेक्ट क्या है, साइकिल्स का लीड इफेक्ट क्या होता है, साइकिल्स में लिंकेजेस कैसे होते हैं, उसको हम कंबाइन करके एक व्यू फॉर्म कर पाते हैं। उस तरह से मैक्रो व्यू बिल्ड हो पाता है। इतना सिंपल नहीं होता है, और हम लोगों के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, और हम लोग भी इसको सीख रहे हैं, इवॉल्व करते रहते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट उससे हमको आउटकम अच्छे मिलते हैं। राइट, ओके। सर एक बात आपने और बोली, मेरे पास दो क्वेश्चंस और हैं क्योंकि मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। अभी आपने बताया, हमारी जो डिस्कशन हुई कि कोई एक आधा इवेंट जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ऐसा हो सकता है जो एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों चीज़ें करेक्ट। आपने बताई। अब एक इन्वेस्टर अगर आपके पास आता है, बोलता है साहब मेरे पास जो है 10 लाख रुपीज़ है आज की रेट में एंड आई वांट टू इन्वेस्ट, तो आप उसको क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे? को ऑल इन इस समय जाना चाहिए या वो एसआईपी मोड में ही जाए? किस तरीके से वो अपने इस 10 लाख रुपीज़ को जो है वो नहीं, बाइफरकेट करे? बेस्ट इज एसआईपी रूट। आप कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करें। अगर मेरे को अगर व्यू होगा तो मैं एक क्वार्टर या 1.5 क्वार्टर के होराइजन से मैक्सिमम 2 क्वार्टर, एक 2 क्वार्टर के अगर मैं एसआईपी बिल्ड करता हूं, क्योंकि जैसे मैं थीसिस मैंने आपको बोला कि वो साइकिल कहीं ना कहीं सितंबर 2023 में एंड होती है, क्योंकि लीड लैग आता है लिक्विडिटी साइकिल का। ओके, तो वो थीसिस पे अगर हम 2 क्वार्टर का भी अगर हम एसआईपी करें तो वो 2023 में 2023 एंड आते आते या 2024 फर्स्ट हाफ में आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मीनिंगफुल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी चीजें मैं आपको एक और बहुत अच्छा एनालिसिस देता हूँ कि आपने एक रिटेल इन्वेस्टर की बात करी है कि हम लोग, मैं काफी जगह ये बात करता हूँ कि एक हर बुल मार्केट का एक लीडर होता है। ओके, जैसे आप लोग देखते हैं एक बुल मार्केट आता है तो कुछ सेक्टर लीडरशिप सिचुएशन में होते हैं। ओके, सिमिलरली
मार्केट की जब साइकिल्स आती हैं तो मार्केट पार्टिसिपेशन में भी एक लीडरशिप होती है। जब हम 2000 जून 2023 3 से बात करते हैं, 2003 से ग्लोबली एक बड़ा बुल रन स्टार्ट हुआ था इंक्लूडिंग इंडिया। उसमें अगर हम देखें तो वो जो साइकिल थी वो एफआईज ड्रिवन थी। ग्लोबल एफआईज इंडिया में नए नए आए थे उस समय, और उन्होंने बड़ा पैसा लगाया। जब हम लोग इंडियंस लोग नहीं लगाते थे, म्यूचुअल फंड का साइज नहीं था, एक लाइफ इंश्योरेंस का छोटा मोटा साइज था, यूटीआई एग्जिस्ट करता था, छोटा मोटा साइज था हमारा इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। तो एफआईएस ने बहुत बड़ा पैसा बनाया। वो साइकिल पूरी प्ले आउट हुई 2008 तक, दिसंबर अक्टूबर 2007 तक वो साइकिल प्ले आउट हुई। अब हम दूसरा फेज की बात करते हैं। जो नया बुल रन स्टार्ट हुआ वो अगस्त 2012 से स्टार्ट होता है। कुछ लोग अगस्त 13 से भी देखते हैं, और ये हमारी साइकिल में अगस्त 12 से आता है। वो बुल रन में अल्ट्रा एचएनआईज, जो एचएनआईज हैं, फैमिली ऑफिस हैं, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो जिन्होंने बनाया है, उन लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा बनाया। वो जनवरी 2018 तक उसका साइकिल गया। ओके, अब कोविड आया 2020 में, जो बुल रन स्टार्ट हुआ, हमने अप्रैल 2020 से जो बुल रन देखा, वो बुल रन ने रिटेल इज ऑन द ड्राइविंग सीट। वो बुल रन जो है वो रिटेल ड्रिवन है। ये हम इसको कैसे मेजर करते हैं? इसको बहुत सिंपल है, मैथमेटिकली इसको हम लोग डीकोड करते हैं भाई किसका M2M कैसा है, रिटेल। बाकी तो इस पीरियड में एचएनआई इंस्टीट्यूशन तो डरे हुए थे। जितना आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा था उतना उसको डर ज्यादा था। ओके, क्योंकि वो उतना दुनिया की चीजें पढ़ रहा था नेट पे, उतना घबराया हुआ था। रिटेल को कम समझ थी, उसको कम चीजों का पर्सपेक्टिव था, उसने पार्टिसिपेट किया और आज वो बेनिफिशियरी है। ओके, तो रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा बनाया उस पीरियड में। और वो एक चीज को मैं बोलता हूँ कि रिटेल का बेस देखिए, कितना बड़ा बेस है इस कंट्री के अंदर। वो अभी जागरूक हुआ है, सेविंग का पोटेंशियल उसको समझ में आया है, उसने रिटर्न्स देखा है। तो मेरा ऐसा व्यू है कि ये जो बुल रन 2020 में स्टार्ट हुआ है, ये एक डिकेड का बुल रन है जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियरी होगा। आज वो ड्राइविंग सीट में है, तो मैं तो उनको एक मतलब बोलता हूँ कि एडमायर करता हूँ कि उन लोगों का एक रिस्क एपेटाइट है। तो ये साइकिल एक रिटेल इन्वेस्टर की है, और रिटेल इन्वेस्टर को गलती नहीं करनी चाहिए। एसआईपी म्यूचुअल फंड के लिए बहुत अच्छा रूट है। ओके, और काफी साइकिल्स में लोग डर जाते हैं, क्योंकि हमको क्या देखना है कि एक व्यू इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया का मैक्रो पिक्चर क्या है। अल्टीमेटली तो इंडिया का मैक्रो पिक्चर, स्टॉक की हम 2 मिनट बात नहीं करते हैं, सेक्टर्स की 2 मिनट बात नहीं करते हैं। अगर हम खाली इंडिया का पिक्चर देखें तो इंडिया का, तो मैं आपको इस तरह बोलता हूं कि ये क्राइसिस में आप देखिए, इंडिया इज इमर्ज एज अ विनर। ओके, इंडिया में कैपिक साइकिल देखिए, इंडिया में कहाँ बैंकिंग सेक्टर में कुछ क्राइसिस हुआ, इंडिया में किधर बहुत बड़ा रिट्रेंचमेंट हुआ। ओके, जो भी रिट्रेंचमेंट हुआ वो एमएनसी कंपनी से रिलेटेड हुआ, और जो छोटा मोटा रिट्रेंचमेंट हुआ है तो इंडिया में उस स्टार्टअप कंपनी से रिलेटेड हुआ। वो तो साइकिल है, नॉर्मल होता ही रहता है। बट इंडिया में किधर बड़ा क्राइसिस आया, तो उस तरह का। और हर चीज देखिए लाइफ में, हम सबको एक चीज समझाते हैं, कोई भी फेयर वैल्यू नहीं है लाइफ में, सब कुछ रिलेटिव वैल्यू है। जो फेयर वैल्यू और जो एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट है ना, उतना ही एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, हम रिलेटिव देखते हैं। अगर इंडिया रिलेटिव बेसिस पे अच्छा कर रहा है तो हमारे पास ग्लोबली बहुत बड़ा पैसा शिफ्ट होगा, जिसको मैंने आपको बोला कि इंडिया का रिस्क एपेटाइट लो है। ग्लोबली इतना पैसा आने वाला है इस कंट्री के अंदर, इंडिया विल इमर्ज एज अ न्यू एसेट क्लास। ओके, बट 2023 संभालना है, ये क्वार्टर भी हम देखेंगे। तो एक दो क्वार्टर का अगर हमें कहीं रिस्क दिखा तो उसको अपने स्ट्राइड में लेना चाहिए और उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि इंडियन मैक्रो का जो सिनेरियो है वो बहुत अच्छा है। तो एक इन्वेस्टमेंट जो बैकग्राउंड है आपके फेवर में है, ये चीज मैं बैकग्राउंड डेवलप मार्केट के लिए नहीं बोल सकता हूं कि वहां पे एसआईपी आप करते रहो, और वो भी मैं बोलूंगा कि इंडिया सेंट्रिक फंड्स में डालिए। ओके, ग्लोबल सेंट्रिक फंड्स में नहीं अपॉर्चुनिटी, वहां रिस्क ज्यादा है। ऐसा नहीं कि वहां पैसा नहीं बनेगा। ओके, बट रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूंगा तो मुझे इंडिया में रिस्क कम दिखता है। तो इंडिया में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट ज्यादा अच्छा बनेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को इस तरह से नहीं देखेंगे कि 2020-21 इतना बड़ा रिटर्न दिया तो वैसा ही रिटर्न हमको मिलना चाहिए, और कोई भी मूव लीनियर नहीं होता है। ओके, तो उस अपॉर्चुनिटी को अगर हमें लार्जर थीसिस समझाएं हम लोगों को, इसलिए हम लोग को डराते नहीं, हम लोगों को समझाते हैं कि इंडिया का लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव कैसा है। उस थीसिस में अगर एसआईपी आप करते रहोगे तो एक नया एसेट क्लास इमर्ज हो रहा है, जिसको हम लोग इंडियन एसेट क्लास ग्लोबली इमर्ज होगा, जैसे चाइना इमर्ज हुआ। ओके, 2003 के बाद चाइना इमर्ज हुआ। ओके, कहीं जगह 1993 से भी दिखता है, लेकिन ग्लोबली 2003 के बाद चाइना एज अ न्यू एसेट क्लास इमर्ज हुआ। ऐसा 2024 से इंडियन एसेट क्लास ग्लोबली इमर्ज होगा, और ग्लोबली क्राइसिस दिखती है, उसमें एक अपॉर्चुनिटी है। तो
तो उसको हमें प्ले आउट करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस लेवल को भी प्रून डाउन करना चाहिए। 2020-21 का जो रिटर्न लोगों को दिमाग में अगर वो बैकग्राउंड में रिलेटिव हम देखना स्टार्ट करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। ओके, हमको एक लॉन्गर टर्म थीसिस देखनी है कि अगर आपको 15-20% भी मिलता है, एक 13-15% का भी रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म मिलता है, इज अ वेरी गुड नंबर्स। ओके, और बीच में जिस तरह का कोई एनवायरनमेंट अपने फेवर में आ गया तो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिल जाता है, जैसे 20-21 में मिल गया, ऐसा कोई साइकिल आपके फेवर में गया तो आपका वो रिटर्न्स एक्सपैंड हो जाता है। उस थीसिस से हमको ये साइकिल को प्ले आउट करना है। राइट। एक एक क्वेश्चन है सर मेरे पास। हम सब जानते हैं सर, क्वांट म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त एनॉर्मस वेल्थ जो है वो क्रिएट करी है, एनॉर्मस रिटर्न्स दिए हैं, सारे नंबर सबके सामने हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या रिटेल इन्वेस्टर भी इसका फ़ायदा उठा पाया है? क्योंकि हम जनरली ऐसे देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, जितना जितना रिटर्न म्यूचुअल फंड ने एब्सोल्युटली दिया होता है, उतना उतना रिटर्न रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं कमा पाते उससे। मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ बिहेवियरल मिस्टेक्स क्या रही हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की? क्योंकि आपने बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का डेटा देखा होगा कि वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब पोजीशंस बना रहे हैं, कब एग्जिट कर रहे हैं। तो क्या सेम रिटर्न इन्वेस्टर्स भी बना पाए हैं? देखिए, अगर हम लोग अपने म्यूचुअल फंड की बात करें तो हमारे पास अपना डेटा होता है। जैसे हम लोग देखें कि हमने आज से 3 साल पहले जब इसको रीबिल्ड किया था, स्कॉट म्यूचुअल फंड चेंज करके क्वांट में बिल्ड किया था, तो अगर हम मार्च 2020 में देखें तो मेरे पास 8,000 फोलियो थे और आज करीब करीब 25.5 लाख फोलियो हो गए। ओके, तो हर महीने 40-50 लाख फोलियो बनते हैं। तो उस तरह का रिटेल पार्टिसिपेशन हम लोगों के फंड में आया है, एंड वी वर थर्ड लार्जेस्ट फोलियो गैदर इन 2023 फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब हम इसको तो अगर हम इसको अपना SIP रिटर्न से लिंक करेंगे तो हम लोगों ने अल्फा जनरेट किया है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और हमारा 100% रिटेल इन्वेस्टर था आज से 4-5 महीने पहले। आज भी अगर हम देखें तो 5-6% ही हमारा इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट्स और अल्ट्रा HNIs टाइप के इन्वेस्टर्स आए हैं हमारे पास। अब अभी भी 94% हमारे फंड में रियल रिटेल इन्वेस्टर है। ओके, अब हम रिटेल इन्वेस्टर को जो सलाह मेरी एक ही है, एक बिहेवियर एंगल से बात करें, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है तो उस समय आपको अपना एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना है। जब मार्केट का साइकिल में 10-20-30% का मूव आ चुका होता है तो लोग अपना सिप को डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। ओके, एक लमसम भी बड़ा डाल देते हैं। वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, और एग्जैक्टली जब साइकिल खराब होती है तो एग्जैक्टली एट द बॉटम में लोग सिप बंद कर देते हैं, कैपिचुलेट हो जाते हैं, सरेंडर करके चले जाते हैं। ओके, बट एक जनरल मिस्टेक होती है। बट मैं आपको नीरज जी एक अच्छी बात बताऊंगा, जो तरह का डेटा एनालिटिक्स हम लोगों ने किया है अपने एंड पे, ऑब्वियसली हम अपने म्यूचुअल फंड का तो अच्छे से कर पाते हैं, हम लोग ने पूरा एक बिहेवियर एनालिसिस देखा है। इस बार रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा स्मार्ट है। ओके, तो रिटेल इन्वेस्टर ने, अगर मैं लास्ट 3 साल का डेटा देखूं और खासतौर पे 2022 जैसे वीक गया, ओके, रिटेल इन्वेस्टर अगर हम अपना डेटा पॉइंट देखें या फर्स्ट हाफ या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 का भी डेटा देखें, तो मैंने एक ऑब्जर्व किया है, रिटेल ने इस बार वो मिस्टेक्स नहीं करी हैं जो हर बार होती थी। ओके, मैं इतना बोलूंगा कि रिटेल ने बहुत अच्छा मेच्योरिटी के साथ प्ले आउट किया है। इस बार अल्ट्रा HNI और फैमिली ऑफिस ने ज्यादा मिस्टेक करी, इसलिए मैंने वो भी आपको शुरू में बोला है कि इस बार रिटेल ड्राइविंग सीट पर है। वो इस बुल मार्केट का नया लीडर है और वो घबराया नहीं है, क्योंकि उसने 2020 में अर्ली पार्टिसिपेट किया, उसका M2M पॉजिटिव है, उसने रिटर्न्स बनाए हैं। ओके, और लोगों ने उस रिटर्न्स को देखा है और फील किया है, तो वो मिस्टेक्स नहीं हुई है। और हम पर्सनली बहुत खुश हूं इस बात में कि रिटेल इन्वेस्टर में भी अब मेच्योरिटी आई है। ओके, और जो अल्ट्रा HNI और लोगों ने मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज है ये कंट्री के लिए, रिटेल निवेशक के लिए एक मेच्योरिटी आना स्टार्ट हुई है, और ये जो सिप का कंसेप्ट बिल्ड हुआ है, ये बहुत आगे तक जाएगा वेल्थ क्रिएशन में। वाह, ग्रेट। अब सर आते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो एक टर्म एसोसिएटेड है क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ, मल्टी एसेट मल्टी मैनेजर। तो ये कैसे, इसका टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और कैसे ये स्ट्रैटेजी आपके फेवर में हमेशा काम करती है? देखिए, हमने आपको नीरज जी शुरू में समझाया है कि हमारा जो पूरा थीसिस है कि कैसे हम लोग अपना रिस्क को मिटिगेट करें। अगर हमें मार्केट का रिस्क को मिटिगेट करना है, हमारी सारी स्ट्रैटेजी उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो जो मल्टी एसेट मल्टी मैनेजर का जो कंसेप्ट है, वो भी उसमें इसकी थीसिस है। अब हम मल्टी एसेट इसलिए बोलते हैं कि हम लोग एक एसेट मैनेज नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम रिसर्च के एंगल से देखें, वो इंपॉर्टेंट है कि मल्टी एसेट में इंटरलिंकेजेस, मल्टी जो एसेट्स होते हैं वो उसमें इंटरलिंकेजेस होते हैं। तो जैसे लोग बोलते हैं, अरे हम तो इक्विटी इन्वेस्टर हैं, हमें गोल्ड से क्या करना, हमें क्रिप्टो से क्या लेना देना, यील्ड्स बॉन्ड, यूएस में बॉन्ड यील्ड्स कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। ओके, ऐसा नहीं है।
उसका इम्पैक्ट आता है। तो हम लोग मल्टी एसेट क्लासेस में जो लिंकेजेस हैं उसको समझते हैं, वो हमारा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। और जो मल्टी मैनेजर का जो कंसेप्ट है वो भी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, कि हम एक स्टाइल एक थीसिस पे काम नहीं करते हैं। जैसे एक डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल अप्रोच में नहीं काम, जैसे पूरी इंडस्ट्री एक यूनि डायरेक्शनल अप्रोच पे करती है। क्या बात करते हैं सब लोग, हम फंडामेंटल हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं हम वैल्यूएशन पे ही फोकस करते हैं, कि हमारा वैल्यूएशन एनालिटिक्स है। ओके, वैल्यूएशन एनालिटिक्स का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो एजम्पशन बेस्ड होता है। आप 3 साल का फोरकास्ट लेके बैठते हो, और वो फोरकास्ट एनालिस्ट लोगों ने एजम्पशन बेस पे बनाया होता है, वहां बड़ा मिस्टेक हो जाता है। इस मिस्टेक को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कि हम एक वैल्यूएशन एनालिटिक्स, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया, हमारे यहाँ 1/3 वेटेज है। हम बाकी एनालिटिक्स भी देखते हैं, जैसे लिक्विडिटी एनालिटिक्स, रिस्क एपेटाइट। तो ये मल्टी एसेट मल्टी मैनेजर, तो एक मैनेजर खाली कोई वैल्यूएशन एनालिटिक्स पे काम कर रहा होता है, कोई रिस्क एपेटाइट पे कोई काम करता है, कोई सिर्फ लिक्विडिटी देखता है, कोई सिर्फ ट्रैकिंग एरर पे काम करता है, कोई सिर्फ अर्थ एनालिटिक्स पे काम कर रहा होता है। ओके, कोई कोई सेक्टर पे स्पेशलाइज कर रहा है, कोई सिर्फ करेंसीज पे देख रहा है, कोई सिर्फ कमोडिटीज पे स्पेशलाइज कर रहा है। तो आई एम सेइंग ये कंसेप्ट है मल्टी एसेट मल्टी मैनेजर के, हमारे मल्टी मैनेजर्स हैं। तो हमारा जो अप्रोच है वो कैसे हम समझाते हैं, कि हम मल्टी डायमेंशनल रिसर्च पे काम करते हैं। मल्टी डायमेंशनल रिसर्च लीड्स टू मल्टी वेरिएंट मॉडल्स, एंड देन इट लीड्स टू मल्टी एसेट मल्टी मैनेजर ऐसा कंसेप्ट। सो एंड देन इट लीड्स टू एनालिसिस एड्स अप, कि हम लोग एनालिटिक्स भी देखते हैं, टीम को भी काम करते हैं, मनी मैनेजर के साथ भी काम करते हैं, और कंबाइन करते हैं। तो जो हमारा जो सिस्टम और प्रोसेस हमने बिल्ड किए हैं, वो हमारे प्रोडक्टिविटी और एनालिसिस को, टाइमलाइन को सप्रेस कर पाते हैं, और हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। इसलिए एक पूरा रिस्क मिटिगेशन थीसिस है, ये एक टैगलाइन नहीं है, एक रिस्क मिटिगेशन थीसिस है जो हमने एक्सप्लेन किया आपको। राइट सर, मैं अगर एज अ स्टूडेंट नोट्स बनाना चाहूँ और मैं आपसे पूछूं कि वो 4-5 फैक्टर्स जो क्वांट म्यूचुअल फंड हमेशा कंसिडर करता है किसी भी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट में एंट्री लेने से पहले, किसी भी पोटेंशियल स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले, तो फैक्टर्स क्या होंगे? अगर मैं बिल्कुल नोट्स बनाना चाहूँ 4-5 फैक्टर्स के, जो भी फैक्टर्स आप बताना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया, सबसे देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टी वेरिएंट्स मॉडल रन करते हैं। अगर उसमें 3 फैक्टर को हम देखें सबसे पहले, तो क्या देखते हैं? पहली बात तो फैक्टर्स को आप फैक्टर एनालिसिस से लिंक नहीं करिए। काफ़ी लोग उसको क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में फैक्टर एनालिसिस करते हैं। वो हमारे हिसाब से, हम लोग वो थीसिस को बिलीव ही नहीं करते हैं, कि फैक्टर एनालिसिस, स्मार्ट वीसा का जो थीसिस है वो वर्ल्ड वाइड कोलैप्स हो चुका है, वो आउटडेटेड थिंग है, तो उसको तो हम प्रैक्टिस भी नहीं करते। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्वांट में, कि हम क्वांटिटेटिव टेक्निक से लिंक नहीं करते हैं, और हम कोई भी फैक्टर बेस्ड मॉडल रन नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से, जैसे अलग ढंग से समझना चाहिए कि क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या कोई जो फैक्टर आपने बोला, वो सबसे बड़ा फैक्टर या कंपोनेंट हमारे उसके लिए है, वो वैल्यूएशन एनालिटिक्स है। उसके बाद लिक्विडिटी एनालिटिक्स है, और थर्ड रिस्क एपेटाइट। ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे पिलर्स हैं। अब इसके अंदर हम फर्दर सबसेट्स होते हैं। ओके, अब वैल्यूएशन एनालिटिक्स के अंदर भी हमारे हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स होंगे या कंपोनेंट्स होंगे। ओके, लिक्विडिटी एनालिटिक्स के अंदर इज नॉट सिंपल कि एक वर्ड हमने लिख दिया लिक्विडिटी एनालिटिक्स और शाम को सेबी का डेटा देख लिया तो काम हो गया, वैसा नहीं है। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसके अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं। सिमिलरली हम रिस्क एपेटाइट की बात करते हैं, कि हमारा कन्विक्शन कॉन्फिडेंस लेवल है। कोई बिहेवियर डेटा को अगर हम मैथमेटिकली डीकोड करते हैं, तो उसको डीकोड करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये 3 हमारे पिलर्स हैं। इस पिलर्स के अंदर सब पिलर्स होते हैं और फर्दर सब पिलर्स होते हैं, तो हम उसको डाइसेक्ट करते चले जाते हैं। तो उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स मल्टीवेरिएंट्स मॉडल बिल्ड कर लेते हैं। तो जितने ज्यादा वेरिएबल्स उतना हमारे लिए अच्छा है। काफी लोग बोध करते हैं इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, इतने वेरिएबल्स नहीं मैनेज होते हैं। ओके, इतना नहीं देखेंगे हम, बहुत लिमिटेड चीज देखते हैं, हम उसमें स्पेशलाइजेशन करेंगे। हम लोग का ऐसा मानना है कि कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत डायनेमिक वर्ल्ड है हमारा। अगर हम डायनेमिक वर्ल्ड में रहते हैं, डेटा पॉइंट्स रोज चेंज हो सकते हैं, तो हमारा मनी मैनेजमेंट स्टाइल बहुत स्टैटिक नहीं हो सकता है। ओके, कि हम एक ही यूनि डायरेक्शनल वैल्यूएशन एनालिटिक्स का एक गाना लेके गाते रहे जिंदगी भर की यही चीज हमको सिखाई गई, यही ठीक है, नहीं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। ओके, और हम इस चेंजेस को अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम भी आउटडेटेड हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मल्टी वेरिएंट्स मॉडल को समझते हैं और ह्यूमन साइक को डिकोड करते हैं। किस तरह ह्यूमन साइक को हम आपके फियर, ग्रीड, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, मासेस का इंडिविजुअल लेवल पे हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक एसेट क्लास को हम क्वांटिफाई कर पाते हैं, एक रीजन को हम क्वांटिफाई कर पाते हैं, एक ज्योग्राफी को हम क्वांटिफाई कर पाते हैं, या पर्टिकुलर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टर जैसे में कम करते हैं, हम उसको सेक्टर लेवल पे क्वांटिफाई कर पाते हैं, स्टॉक लेवल पे क्वांटिफाई कर पाते हैं।
राइट। तो वन वन इज आपका वीएलआरटी फ्रेमवर्क जो आपने बताया, और कोई स्पेसिफिक ऐसे बिल्कुल पिन पॉइंट करके अगर कुछ फैक्टर्स हों, तो या हम इसको एक अभी जो आपने एक नरेशन दी हम उसको ही समझे, या और भी कुछ फैक्टर्स आप पिन पॉइंट कर सकते हैं? नहीं देखिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है कि आप जितने पॉसिबल फैक्टर आप सोच सकते हैं वो हम उसमें कैप्चर करते हैं। जो भी हमने अपने 3 डेकेड के करियर में सीखा है और समझा है, और समझे से ज़्यादा मिस्टेक्स क्या करी हैं, ओके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, और वो मिस्टेक्स को हम सिस्टम में लाते हैं कि और इंश्योर करते हैं कि कम से कम वो मिस्टेक हम दोबारा रिपीट नहीं करें, इसलिए हम प्रोसेसेस बनाते हैं। अगर कोई फेलियर हुए, और फेलियर होंगे, ह्यूमन बींग्स हैं, फेलियर्स होने ही वाले हैं। अगर हम बोले कि वी हैव अराइव्ड इन लाइफ, तो ऐसा है ही नहीं, ओके। हम पुराने फेलियर को रिपीट नहीं, मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करें, विच इज गुड, नई मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट नया है, हर चीज हम सीख के नहीं आए हैं, हम चीज एनवायरनमेंट के साथ सीखते हैं। इसलिए हम एक कंसेप्ट को बात करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग, जैसे आप लोगों ने स्मार्ट बीटा और फैक्टर्स की बात करी, हम इसको आगे ले जाते हैं, हम लोग एडेप्टिव अल्फा की बात करते हैं। हम एक एडेप्टिव एसेट एलोकेशंस पे काम करते हैं, ओके। नए कंसेप्ट्स हैं, ग्लोबली इवॉल्व हो रहे हैं, कि हम पहले एनवायरनमेंट को समझते हैं कि भाई एनवायरनमेंट कैसा है बाजार में, मैक्रोस कैसे हैं, ग्लोबल ग्लोबल मैक्रो कैसा है, इंडियन मैक्रो कैसा है, ग्लोबल लिक्विडिटी कैसा है, इंडियन फ्लूइडिटी कैसा है, ओके। उस तरह चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इंडियन का रिस्क एपेटाइट कहाँ है, ग्लोबल इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कैसे चेंज हो रहा है, क्या पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, क्या सेंट्रल बैंक्स का थॉट प्रोसेस है। अगर हम इस सबको कंबाइन करें, और अर्थ से रिलेटेड क्या चेंजेस हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स कहाँ अनफोल्ड हो रहे हैं, ओके। अगर हम इस चीज को आइसोलेशन में देखेंगे तो काम नहीं होगा, ओके। जब हम इस मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को, जो मल्टी डायमेंशन एंगल से हम देखते हैं, तो हम उसको अच्छा प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसी थीसिस पे हमने ट्रिपल ए का कंसेप्ट बनाया, अडेप्टिव एसेट एलोकेशन। हम उसको अडेप्ट करते हैं, तो हम प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन को अडेप्ट करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर हम बोलते हैं कि, जैसे कुछ लोग बात बात करते हैं कि हम लोग वैल्यू इन्वेस्टर हैं, हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, ओके। तो हम लोग वैसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि कोई साइकिल ग्रोथ की आती है, कोई साइकिल वैल्यू की आती है, कोई साइकिल, अब जैसे एग्जांपल देखें, 2012 दिस अगस्त 2012 से सितंबर 2021 तक एक साइकिल थी, ग्रोथ एट एनी प्राइस, सेफ्टी, ओके। तो ग्रोथ एट एनी प्राइस का मॉडल प्ले आउट हुआ। उसमें इतने एएफ और पीएमएस और इतने फंड मैनेजर अगर आप देखेंगे, तो हाईएस्ट इस पीरियड में एएफ और पीएमएस ऐड हुए इंडस्ट्री में, ओके। अब ये पूरी थीसिस इसके ऊपर बेस्ड थी, लोग सक्सेसफुल भी हुए। बट यही मॉडल उठा के अगर आप इन लोगों का पोर्टफोलियो अगर एनालाइज करें, ग्रोथ एट एनी प्राइस जो थीसिस का जो पोर्टफोलियो है, वो सितंबर 2021 से अंडर परफॉर्मेंस है। क्यों? वो साइकिल पीक आउट हो गई। तो जो उस साइकिल में थे, उस साइकिल का उनको बेनिफिट मिला, ओके। और जो वैल्यू इन्वेस्टर थे इस साइकिल में मैसिव अंडर परफॉर्म करके गए वैल्यू एज अ थीसिस। तो काफी फंड मैनेजमेंट की जो थीसिस थी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे, वो वर्ल्ड वाइड डैमेज हुई। तो ये दूसरों की मिस्टेक से हमने सीखा कि भाई हमको अनकंस्ट्रेंट रहना है, हमें कोई सेक्टर, कोई थीसिस में लगाव नहीं होना चाहिए। और हम ये कभी भी नहीं बोलते हैं कि हमें ये चीज हमको आती है और ये चीज हमने करी, इसने हमको रिटर्न दिया तो हम यही आगे करेंगे, ओके। हम लोग का वैसा थिंकिंग ही नहीं है, हम लोग बहुत एजाइल और बहुत फ्लेक्सिबल हैं, ओके। जिस तरह का एनवायरनमेंट चेंज होता है, उस अपने आप को उसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं। इसलिए हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर पाते हैं। तो उस तरह का थीसिस पे हमारा पूरा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का थीसिस बिल्ड हुआ है। जैसे इंडस्ट्री में लोग पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं कि इवेंट हुआ, रिजल्ट खराब आया इन्फोसिस का, लेट्स से एग्जांपल, कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, फिर डाउनग्रेड्स आ गए, ओके। वो होते होते तो आपका 20% निकल गया ना, राइट, ओके। तो आपने रिटर्न्स नहीं करवाया, आप डिसाइड करोगे 20% गिरने के बाद मैं बेचूं कि मैं क्या करूं, ओके। तो हम इस थीसिस को देखिए, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, हम भी उसी बैकग्राउंड से आए और ये मिस्टेक हमने भी करी है, और थोक के भाव में करी है, ऐसा नहीं है कि एक दो करी है, थोक के भाव में मिस्टेक्स करी हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को समझा है कि इस मिस्टेक्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हो। क्रिटिसाइज करना बहुत सिंपल होता है लाइफ में, क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, लेकिन लोग सोल्यूशन नहीं निकालते हैं। तो हम लोग उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसी पूरी प्रॉब्लम को समझ के हमने प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की थीसिस बिल्ड करी, कि हम बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करके एक पिक्चर देख पाएंगे कि ये चीज हो सकती है, और उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अननोन रिस्क नहीं क्वांटिफाई होगा, लेकिन इन्फोसिस का अर्निंग्स पे डिटोरेशन था, ग्लोबली नोन है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में डी ग्रोथ आ रहा है, इम्पैक्ट है। तो अगर कोई आके बोले कि ये अननोन रिस्क था, नहीं, ये नोन रिस्क था, ओके। इस नोन रिस्क को आपने अगर अच्छे से प्ले किया होता तो आप प्रोटेक्ट कर पाते, ओके।
काफी चीज लोग इसको भी अननोन रिस्क में डाल देते हैं, तो ये तो अननोन रिस्क हो गया। अननोन रिस्क बहुत अलग ढंग का होता है, ये नोन रिस्क है। अभी इन्फ्लेशन प्ले आउट होना स्टार्ट हो गया है, तो इन्फ्लेशन अभी अननोन रिस्क नहीं रह गया है, ये नोन रिस्क है। आईटी सेक्टर का डैमेज ग्लोबली हुआ है, स्लो डाउन हुआ है, चैलेंजेस आए इंडस्ट्री में, बीएफआई स्पेस में पर्टिकुलरली चैलेंज आता है, नोन फैक्ट है। तो इससे रिलेटेड कोई आउटकम आएगा तो मैं उसको नॉन रिस्क कैटेगरी में रखूंगा। तो जो हम थीसिस की बात कर रहे हैं कि हम इसको एडेप्टिव एसेट एलोकेशन पे थीसिस पे काम करते हैं, एडेप्टिव अल्फा पे हम लोग एम्फेसाइज करते हैं। हम पूरा एनवायरनमेंट को बहुत सिंपल, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो बहुत एक बिहेवियरली देखें ना, क्या एनवायरनमेंट है आपके पास। आप कोई चीज एनवायरनमेंट देख के अगर हम उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। अगर हम बोले मेरे पास एक ही स्ट्रैटेजी है और यही स्ट्रैटेजी हमको सिखाई गई है और यही आता है और हम हर एनवायरनमेंट में यही करेंगे, क्योंकि लास्ट 12 साल जैसे मैंने बोला ग्रोथ एट एनी प्राइस वाली साइकिल प्ले आउट हुई, तो अगर आपने मिस्टेक भी करी तो भी आप सक्सेसफुल थे, क्योंकि साइकिल आपके फेवर में थी। अभी वो साइकिल आपके अगेंस्ट में, तो आपका वो थीसिस नहीं बिल्ड कर रही है। अब हम उसी थीसिस पे अगर हम बोलें कि 10 साल का 12 साल का आउट परफॉर्मेंस आया, 1-2 साल 3 साल का अंडर परफॉर्मेंस आ गया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आई एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो साइकिल ही हमको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से दिखती है कि वो साइकिल की तो शुरुआत हुई है, एक डिकेड का वो कॉल है कि एक डिकेड वैल्यू स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे ग्रोथ स्टॉक्स को, तो फिर वो पेन बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट, राइट। मतलब इमोशंस की कोई जगह नहीं है, आप अपने कोई रिस्क भी और नहीं। रिटर्न्स पे ध्यान दीजिए और मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहिए, बदलते रहिए। सर, ये हमने सारे पॉजिटिव्स देख लिए क्वांट म्यूचुअल फंड की फिलॉसफी के। कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है इस फिलॉसफी के साथ? ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है इसके साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है? अगर हाँ, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू में बोला ना कि हुँ, हमारा बिजनेस ही है रिस्क को मैनेज करने का। रिटर्न्स की तो हम बात ही नहीं करते, रिस्क को ही हुँ, मैनेज करते हैं। ओके, हुँ, लेकिन लाइफ में कोई भी चीज परफेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकती है। ओके, हुँ, और कोई भी साइकिल, अगर कोई भी इंडिविजुअल के लोग अपने लोग साइकिल्स देखने की कोशिश करते हैं, कॉर्पोरेट की साइकिल होती है, एक एसेट क्लास की साइकिल होती है। ओके, तो अगर आप बोलें कि कोई भी एसेट क्लास या कोई भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, तो हर एक हम लोग को सिखाया गया कि भाई अर्ली स्टेजेस है, इन्फेंसी स्टेजेस है, ये ग्रोथ स्टेज है, ये मैच्योरिटी स्टेज है, ये डिके स्टेजेस है। हुँ, तो हर एक एसेट क्लास, हर स्टॉक और सेक्टर का एक साइकिल होता है। हुँ, ओके, सिमिलरली मैथमेटिकली, अगर हम उसको मैथमेटिकली बात करें, तो आप बोलो कि अगर ये चीज़ चल रही है और ये हमेशा चलेगी, आप कभी भी मिस्टेक करोगे तो नहीं होगा। हम लोग अपना जो थीसिस बिल्ड करते हैं, ये जो वीएलआरटी फ्रेमवर्क या हुँ, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स थीसिस पे बोला, अगर हम लोग का जो एस्टिमेट है, हमको 72-73% इसमें सक्सेस मिलती है। हुँ, वो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। ओके, हुँ, हुँ, 100% तो हो नहीं सकता। तो राइट, उसमें अगर हमने देखा कि भाई 27-28% का हुँ, फेलियर होंगे, तो आंसर इज यस, कि इस हुँ, स्कीम में भी हम 27% टाइम हमेशा फेल हुए हैं हुँ, आज, और फ्यूचर में भी होंगे फेल्स। ओके, हुँ, हुँ, बट उसको हम रिलेटिव देखेंगे, सक्सेस वर्सेस फेलियर क्या है। तो ये हुँ, प्रोबेबिलिटी का गेम है। इफ आई कैन हैव अ सिनेरियो वेयर माय विनिंग ट्रेड्स आर हायर देन द लूजिंग ट्रेड, आई विल बी मोर सक्सेसफुल। तो उस पर पूरा फोकस करते हैं, इसको पूरा मैथमेटिकली डीकोड करके देखने की कोशिश करते हैं। हुँ, राइट। सर, क्वांट म्यूचुअल फंड का जो एक्सपोज़र था, वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में था और जबकि अगर हम देखें, लगभग हर म्यूचुअल फंड जो है इस कंपनी से अपनी दूरी बना के रखी हुई थी और बाद में बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला, क्रिटिसिज्म मिला, बहुत डिबेट हुई इस चीज़ के लिए कि भाई क्वांट ने क्यों इन्वेस्ट किया था अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। तो इस पे आपका क्या थॉट है और क्या रैशनल था उसमें इन्वेस्ट करने का? देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा, मैं ये एक, हम लोग बोलते हैं नैरेटिव क्या है और डेटा क्या है, तो मैं हम लोग नैरेटिव पे जाते नहीं है। मैंने अपने 30 साल के करियर में बहुत नैरेटिव्स देखे हैं। हुँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके बहुत नैरेटिव देखे हैं, आईसीआईसीआई हुँ, बैंक को लेके बहुत नैरेटिव देखे हैं, एमएनसी कंपनीज को लेके कि वो लोग पैसा निकाल लेते हैं, हुँ, रॉयल्टी ले जाते हैं। हमने बहुत तरह का नैरेटिव, इस 30 साल के करियर में मैंने बहुत नैरेटिव देखे हैं और सुने हैं। ठीक है, हुँ, तो मैं नैरेटिव पे जाता ही नहीं हूँ। हुँ, ओके, अगर हम बात करें, हमारे पास अदानी ग्रुप का एक्सपोजर था। ओके, यस था। हमने एसीसी जब लिया था और अंबुजा जब लिया था, तो अदानी ग्रुप की कंपनीज नहीं थी। पहली बात तो हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं, कंप्लायंस हुँ, रीजंस, फिर भी हुँ, आपको हुँ, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, अगर हुँ, होते तो मैं शायद बात नहीं कर पाता। हुँ, ओके, जब हमने अंबुजा ग्रुप का एक्सपोजर लिया था, तो अराउंड 282 रुपीज के आसपास खरीदा था, मोस्ट निग्लेक्टेड जोन में था स्टॉक। हुँ, हमारी थीसिस के साथ मैच हुआ, हमने पार्टिसिपेट किया। वो ऊपर भी पार्टिसिपेट किया, 580 540 भी गया, 590 भी कुछ गया। हुँ, हमने ऊपर प्रॉफिट बुक किया 30-40% के आसपास, हमने प्रॉफिट बुकिंग भी करी, 30-40% हमने प्रॉफिट भी बुक किया। कोई हुँ, इश्यू नहीं है। एक अननोन रिस्क आया। ओके, हुँ, दिस वाज अननोन रिस्क। ओके, ग्रुप स्पेसिफिक नहीं। उस सिचुएशन को, मेरे को ऐसा लगता है कि अननोन रिस्क आया,
मैनेजमेंट ने उस अननोन रिस्क को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया। ओके, कोई चीज आप किसी ने कुछ, जैसे हम लोगों के ऊपर कोई कमेंट करता है, हम उससे फाइट नहीं करते हैं। ओके, हर एक आदमी को अपना फ्रीडम है एक्सप्रेशन देने का, हम अपना परफॉर्मेंस रखेंगे, हम अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते कि आप ये नहीं बोलेंगे, ओके, और ये नहीं लिखेंगे। हर एक को फ्रीडम स्पीच है, ग्लोबली है। लेकिन अगर हम हर ट्विटर वाले को, लोग जो कमेंट्स करेंगे सोशल मीडिया पे, अगर मैं सब लोगों से जाके हम लोग फाइट करना स्टार्ट करें, तो पहला पॉइंट है कि हम अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कहीं, मेरे को ऐसा लगता है वो डिविएट हो गए, और वो उस पीरियड के अंदर तू मैंने की बैटल स्टार्ट हो गई, जिसमें सब इन्वेस्टर का डैमेज हुआ, एक परसेप्शन खराब हुआ। अच्छा, दूसरी चीज जैसे मैंने आपको समझाया कि हमने तब लिया था और हमने प्रॉफिट भी बुक किया, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया। और कोई इवेंट रिस्क होता है, उसके अलावा हमको ये समझना चाहिए कि इवेंट रिस्क हुआ, लेकिन हमने इवेंट रिस्क के कैसे प्ले आउट किया, क्या हमने उसको छाती से लगा के रखा? आंसर इज बिग नो। मेरा इंडियन मार्केट पे रिस्क एपेटाइट का डेटा जनवरी में चेंज हो गया। कुछ स्टॉक्स का जो आपने बात किया, जैसे हमारे पास अच्छी कंपनी थी, अंबुजा वाज डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड देती थी, डेट फ्री कंपनी थी, ग्रोइंग कंपनी थी, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं था। हमारे पास अदानी पोर्ट था, बहुत सस्ता वैल्यूएशन था। बाकी अदानी ग्रुप के शेयर्स बहुत महंगे थे, यहाँ पी एक्सपेंशन, ये तो 12-13 की पी में मिलता था। पोर्ट था 10,000 करोड़ का कैश फ्लो बनाने वाली कंपनी है, हार्ड कोड फिजिकल एसेट्स हैं, और वो रहने वाले हैं अगले 25-30 साल भी, उनसे कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर शायद अगले 50 साल में इंडिया में नहीं बना पाएगा जो बन गया। ओके, तो मैं नहीं मानता कि वो इस ग्रुप की कंपनी थी इसलिए बोगस थी। ओके, मैंने आपको बोला नैरेटिव और डेटा में बहुत अच्छा लगता अंतर होता है। हमने अदानी पोर्ट बहुत 2000 में भी देखा है, जब वो पोर्ट बिल्ड हो रहा था तब मैं आईडीबीआई से जाके उसको पोर्ट देखा, तो मेरा उस ग्रुप पे स्टडी थी, पोर्ट्स पे स्टडी थी। अंबुजा हम लोगों ने बहुत क्लोजली ट्रैक किया, जब अंबुजा ये ग्रुप का मैनेजमेंट नहीं था तब से हम ट्रैक करते हो, जब हमने लिया भी तब ये ग्रुप का मैनेजमेंट नहीं था। ओके, तो हमको इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे। ओके, वो गाना है ना, लोग तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कुछ कहेगा, कुछ तो लोग उससे कहेंगे। फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग अपने एक प्रोसेस पे काम करते हैं, हम लोग अपने एक डेटा पे काम करते हैं, डेटा चेंज, हम चेंज, हमारा पोर्टफोलियो रीबैलेंस, कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने अंबुजा में अच्छा पैसा बनाया, हम अभी भी प्रॉफिट में बेच के गए। ओके, पोर्ट में भी हमने पैसा बनाया है, कई बार पैसा बनाया है। ओके, ओके, एंटरप्राइज भी था, वो हम वर्चुअली पीक में बेच के गए, तो हमने कोई लॉस नहीं किया। पहली बात, ओवर अगर हमें 3 साल का अगर हम ग्रुप का एक्सपोजर देखें, अगर कोई मेरे को बोले तो हम तो पैसा बना के भी निकले। लेकिन हमने कोई जब डेटा चेंज हुआ तो हमने एग्जिट करके भी दिखाया कि हमें रिस्क मैनेजमेंट आता है। ओके, इमोशनली स्टॉक लेते नहीं है। ओके, और ये जो नैरेटिव लोग बात करते हैं ना, अदानी ग्रुप, ओके, यही नैरेटिव रिलायंस ग्रुप में था। ओके, और बहुत सालों चला रिलायंस ग्रुप में। मोस्ट, अगर जो 2015 में हमने एक आर्टिकल लिखा था रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, तब हम ब्रोकिंग कंपनी रन करते थे, मोस्ट हेटेड स्टॉक ऑफ द डिकेड इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, 2015 में वो मोस्ट हेटेड स्टॉक था डिकेड का। ओके, इतना हेटेड स्टॉक था जहाँ कोई लेना नहीं चाहता। कुछ लोगों ने तो मनी मैनेजर ने टीवी पे आके बोल दिया था, वी कैन लिव विदाउट रिलायंस इन आवर पोर्टफोलियो, हमें रिलायंस लेना जरूरी नहीं है। लेकिन 2019 आते आते सबको लेना पड़ा, क्योंकि इंडेक्स का इतना बड़ा कंपोनेंट है। ओके, आज की तारीख में भी 13-14% का अगर उसका वेटेज है, ओके, कंप्लाइंट डिस्क्लोजर, आज की तारीख में भी अगर हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमने भी रीबिल्ड करी एक्सपोजर, हमारा टॉप मोस्ट होल्डिंग में आज की तारीख में रिलायंस। ओके, सो पॉइंट इतना है कि हमें सब इन्वेस्टर को हमको समझाना है, नरेटिव और डेटा में अंतर होता है। नरेटिव बिल्ड होता है वेस्टेड इंटरेस्ट पे। ओके, किसी ना किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उस नरेटिव को बेचने में। अगर हम इतना डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, अगर हम भी उस नरेटिव में फंस जाएं और ट्रैप हो जाएं और मिस्टेक्स करें, तो फिर हमारे डेटा एनालिटिक्स का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कोई सब्जेक्टिविटी पे जाते नहीं। वी से दैट ऑब्जेक्टिविटी इज अवर रिलीजन एंड डेटा इज गॉड। ओके, इसी थीसिस पे काम करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी रिलीजन है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव रिलीजन है, वो इतना आसान नहीं होता है उसको डीकोड करना, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिवली हर चीज को क्वांटिफाई करें, नैरेटिव में नहीं फंसे, और वही इमोशनल अटैचमेंट आता है। ओके, चाहे आज की तारीख में तो हम लोग सोशल मीडिया के वर्ल्ड में रहते हैं, जहां नैरेटिव बिकते हैं और बनाए जाते हैं। मैं बहुत ब्लेटेंटली बोलता है, नैरेटिव बनाए जाते हैं, और नैरेटिव बनाने में वेस्टेड इंटरेस्ट का रोल बहुत बड़ा होता है। ओके, लोगों का ये बिजनेस है नैरेटिव बेचने का। अगर हम नैरेटिव, और सब रिटेल इन्वेस्टर को हम बोलते हैं, भाई डेटा देखो, नैरेटिव पे मत जाओ। ओके, आपको लगता है वो न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आ गया, वो मीडिया में छप गया तो सही है, वो नैरेटिव है, और नैरेटिव वेस्टेड इंटरेस्ट से आपको बेचा गया और आपको परोसा गया। अगर आप वो नैरेटिव को
डाइजेस्ट करेंगे तो आपका हाजमा खराब होने वाला है। राइट राइट। तो मतलब आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी और डेटा में बिलीव करना है, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए करेक्ट। आगे बढ़ना है। राइट। अभी सर आपने 2-3 बार हमें रिपीट कर चुके हैं। अब मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्टर आपके हिसाब से अभी कौन सा चल रहा है और मोस्ट एडमायर्ड सेक्टर कौन सा चल रहा है, ताकि हमारे ऑडियंस इसको भी थोड़ा रिसर्च कर पाए। सो एक चीज है कि अगर हम देखें कि मोस्ट निग्लेक्टेड अगर कोई सेक्टर है तो मीडिया सेक्टर है, हम्म मोस्ट निग्लेक्टेड जोन पे है। ओके। हम्म बट एक चीज होता है कि कोई चीज निग्लेक्टेड होना और कोई चीज में डेटा पॉइंट्स को इम्प्रूव होना में अंतर होता है। निग्लेक्टेड होना फर्स्ट कंडीशन है, लेकिन हम्म डेट और निग्लेक्ट होके वो निग्लेक्ट और भी निग्लेक्ट हो सकते हैं, आंसर इज यस। हम्म और भी निग्लेक्टेड टेरिटरी में पड़े रह सकते हैं, आंसर इज यस। हम्म तो निग्लेक्टेड से जब उसका जर्नी अप मूव स्टार्ट होता है, ओके, कि जैसे कोई निग्लेक्टेड सेक्टर में कोई स्टॉक आ गया है हम्म और उसमें लिक्विडिटी का इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट हम्म दिखता है, हम्म और वो निग्लेक्टेड टेरिटरी से एक हम्म पॉजिटिव टेरिटरी तो नहीं बोलूंगा, इवन न्यूट्रल टेरिटरी की भी तरह अप्रोच करते हैं, हम्म तो उस डेटा पॉइंट्स को अगर हम कैप्चर कर पाए तो हम उसको अच्छे से प्ले आउट करेंगे। जैसे मैंने भी बीच में कुछ कॉल्स पे समझाया था कि फार्मा वाज ए निग्लेक्टेड टेरिटरी। आपने देखा लास्ट 2 महीने में फार्मा, या एक 15 दिन में पर्टिकुलरली हम्म फार्मा ने रिटर्न दिया, और मैंने लास्ट 2 महीने से मैंने कई बार बोला है कि वो एक फेस आया है, हम्म एक्सट्रीम निग्लेक्टेड में नहीं है, लेकिन हम्म समवेयर इट इज निग्लेक्टेड। हम्म तो जैसे रिलायंस मोस्ट हेटेड जोन में था 2015 में, हम्म सितंबर 2019 में फार्मा सेक्टर मोस्ट हेटेड जोन में था। हम्म ओके। उस तरह के जोन में नहीं है, लेकिन आज मीडिया मोस्ट हेटेड जोन में है। ओके। राइट कहीं इसमें ट्रिगर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसमें पैसा बनेगा, लेकिन आप ये सोच के मेरा बात सुन के कल सुबह आप मीडिया शेयर ले लें तो वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। राइट मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने आपको बोला कि एक डेटा पॉइंट काफी नहीं होता है। हम्म हम लोग जब कोई सेक्टर को आइडेंटिफाई, स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें हम्म बिहेवियर कंडीशन इंपॉर्टेंट है। हम्म हाँ, वो निग्लेक्टेड जोन में है, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, हम्म बट उस कंडीशन के साथ और भी फैक्टर्स को हम कैप्चर करेंगे, तब जाके हमारे पोर्टफोलियो में वो ऐड होगा। राइट। इट इज़ वन ऑफ दी कंडीशन बट नॉट दी कंडीशन, यस। ओनली कंडीशन नहीं है। अच्छा, अब मोस्ट एडमायर्ड सेक्टर कौन सा चल रहा है इस समय? देखिए, मोस्ट एडमायर सेक्टर तो मैं अभी कोई भी सेक्टर, क्योंकि हम हम्म मार्केट ही इतना करेक्ट हो गया और रिस्क ऑफ हम्म फेस है, तो रिस्क ऑफ फेस में जनरली एडमायर सेक्टर नहीं मिलते हैं, हम्म लेकिन आपको स्टॉक्स मिलते हैं। हम्म ओके। हम्म तो कुछ स्टॉक्स जरूर एडमायर कैटेगरी में आ गए हैं, हम्म और वहां पे उनमें थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ है। ओके। अभी अगर आप बोलोगे कि मैं बहुत कन्विंस हूं कि अगर मार्केट का जैसे सितंबर 2021 में था, ओके, हम्म तो तभी टेक्नोलॉजी कंपनीज, न्यू एज कंपनीज, वो सब एडमायर, एक्सट्रीम था, वो सब एडमायर जोन में थे। हम्म आज की तारीख में अगर आप मेरे को पूछोगे तो बहुत कुछ, कोई भी चीज बहुत एडमायर टेरिटरी में है तो भी नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा, कुछ स्टॉक्स हमेशा ही होंगे क्योंकि तो साइकिल है, कुछ स्टॉक्स होंगे। अगर आप पूछो कि कोई सेक्टर, कोई सेक्टर ही हमको दिखता है कि एकदम एडमायर टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो हम्म आंसर इज बिग नो। एस ऑफ नाउ नहीं दिखता है ऐसा कोई, इसलिए बाजार में अपसाइड भी दिखता है। हम्म। अगर अभी यही चीज कई सेक्टर एडमायर टेरिटरी में होते तो उनका पीक भी दिखता। हम्म, एक एक रिटेल इन्वेस्टर की और बहुत बड़ी दुविधा है, और वो दुविधा ये है कि आज उन्होंने आपको सुना तो वो आपकी स्ट्रैटेजी से बहुत इंप्रेस हैं और बहुत कुछ सोचेंगे और ज़रूर वो उस पर एक्शन भी लेंगे। फिर कल वो और फंड मैनेजर्स को और पीएमएस वाले लोगों को सुनेंगे, और जो लोग आप बोलते हैं नैरेटिव्स बनाते हैं या सही 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 सजेशन भी देते हैं उनको सुनते हैं, फिर वो उनसे इंप्रेस हो जाते हैं, फिर वो उनके हिसाब से एक्शन लेते हैं। तो ये जो गलीबल नेचर है रिटेल इन्वेस्टर का, इससे कैसे बाहर निकला जाए और किस पे रिलाई किया जाए, किस पे रिलाई ना किया जाए? देखिए देखिए, इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग नैरेटिव बेचते हैं। हम्म ओके। काफ़ी एक्सपीरियंस के लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में, हमारे क्लोज फ्रेंड सर्कल्स हैं, हम लोग ने, मैं तो दोनों बाजू काम किया, बाई साइड सेल साइड में, तो हमने एक्सपीरियंस देखा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वाले लोग भी इस इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है सब ने। बट एक इन्वेस्टर को देखिए, एक इंटरव्यू देख के, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, उनकी बात करने से आपको समझ में आता है। हम्म ओके। और जो नैरेटिव है ना, जो जो नैरेटिव है ना, वो कभी भी, मेरा एक ऐसा मानना है, बहुत कम लोग सामने आके नैरेटिव बेचते हैं, लोग काफी नैरेटिव बैकएंड से बेचे जाते हैं हम्म और पब्लिश किए जाते हैं। तो हम्म उधर थोड़ा सा अपने को डिस्टिंग्विश करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि, और जितना आप अच्छे जो एक्सपीरियंस लोग हैं इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में ग्लोबली देखिए, चाहे इंडिया में, ज़रूर सुनना चाहिए उन लोगों को, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, उनका अपना थॉट प्रोसेस होता है, और उस थॉट प्रोसेस को अगर आप कल्टीवेट कर पाए अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस में,
तो अच्छा है, आप बिल्कुल सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही बोलूंगा कि 10 लोगों को सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, 10 लोगों की 10 अच्छी चीजें आपको अडॉप्ट करनी है। ओके, राइट। 10 लोगों की, हर आदमी में अपनी वीकनेसेस, अगर आप बोलोगे हमारे मेरे पास तो 20,000 वीकनेसेस हैं। ओके, तो उस वीकनेस को आप अडॉप्ट नहीं करना है, आपकी उनकी स्ट्रेंथ को अडॉप्ट करना है, उनके सक्सेस को अडॉप्ट करना है, उनकी थीसिस को अडॉप्ट करना है जो रिजल्ट दे रही हैं। तो उनका पर्सपेक्टिव जरूर सुनना चाहिए। और मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ कि जो सक्सेसफुल मनी मैनेजर्स हैं ग्लोबली, इंडिया छोड़िए, ग्लोबली, ओके, पर्टिकुलरली यूएस मार्केट, उनका जो थीसिस है उनको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। और हम लोग कहीं से कुछ सीखते हैं तो हम लोग यूएस से सीखते हैं, वो एक डेवलप इकोनॉमी है। ओके, बहुत अलग ढंग से इनोवेशंस हैं। इंडिया में उस तरह का फाइनेंशियल मार्केट में अभी भी कोई इनोवेशन बड़ा नहीं है। तो वो उस तरह का, जैसे मैंने आज अडेप्टिव अल्फा की बात करी, या अडेप्टिव एसेट एलोकेशन की बात करी, ओके, या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की थीसिस की बात करी, या मनी फ्लो एनालिसिस की बात करी, या लिक्विडिटी इंडिकेटर्स की बात करी, इंडिया में तो ये कंसेप्ट कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता है। ओके, बट ग्लोबली करते हैं। ओके, अर्थ एनालिटिक्स की बात करो, इंडिया में आपने नहीं सुना होगा कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई फंड हाउस आके आपको अर्थ एनालिटिक्स की बात करे। ठीक मैंने है, फर्स्ट टाइम सुना लेकिन है। अगर यूएस में जाएंगे, चाहे वो जिम साइनन को आप देखेंगे, या बहुत सारे हेज फंड मैनेजर को देखेंगे, या मल्टी एसेट मैनेजर्स होते हैं जो ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं, उनकी आप थीसिस को बात करेंगे तो चाहे हार्वर्ड मार्क्स की बात करिए, उनका नया लेटर आया तो उन्होंने साइकिल थीसिस पे बात करी है। ओके, या रे डैलियो की बात करी तो उन्होंने पूरी साइकिल्स के ऊपर बात करी है। और हम लोग भी साइकिल एनालिस्ट को बिलीव करते हैं, जैसे मैंने आपको साइकिल्स का बताया था, लीड लैग इंडिकेटर होते हैं साइकिल में। तो उस तरह का लोगों को भी आप पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस वाले लोग हैं और इन्होंने डेवलप मार्केट में ये सब कुछ देखा है। और डेवलप मार्केट की हिस्ट्री अगर यूएस का देखें तो यूएस में आज 120 साल की इक्विटी मार्केट की हिस्ट्री है। ओके, ओके, एग्री मार्केट का देखें ग्लोबली, अगर हम लंदन को देखेंगे, लंदन कमोडिटीज मार्केट को देखेंगे, तो आज हमें एग्री का वीट का प्राइसेस 1200 साल पुराना डेटा भी है। ओके, क्रूड का 400 साल, अगर हम डेटा कमोडिटीज में 400-500 साल का डेटा है। तो जो तरह का एनालिटिक्स वहां पे बिल्ड होके आता है, क्योंकि उन्होंने उस चीजों को, अगर किसी ने 50-60 साल ट्रेड किया है, हम लोग, तो वो पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है और उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो आप ये जो मान ले कि सब लोग नैरेटिव बेचते हैं, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग भी वहाँ से सीखते हैं और हम लोग भी उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। तो अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करिए रिटेल इन्वेस्टर से, सबको सुन के कंफ्यूज मत होइए। हर चीज़ का आपको ओवर पीरियड टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझेगा किसकी चीज़ों से क्या लेना चाहिए। और बहुत फ्लेक्सिबल माइंड के साथ रहना चाहिए। मेरा जो इशू है खाली एक ही है कि लोग सिर्फ वैल्यूएशन, फंडामेंटल की बात करते हैं, हम लोग वैल्यूएशन है, वो सब कुछ नहीं है लाइफ में। एंट्री इज आर्ट बट एग्जिट इज साइंस। तो जो पूरे मार्केट में हमने जो मिस्टेक करी लाइफ में कि हमको एंट्री तो आ गई आर्ट से, अपने फील फैक्टर से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से शेयर ले तो लिए, शेयर कभी बेच नहीं पाए। तो एंट्री इज इंपॉर्टेंट बट एग्जिट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एंट्री। ओके, वो जो थीसिस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग बात करते हैं अरे हमने जल्दी बेच दिया इसलिए हम लॉन्ग टर्म रखेंगे गलती। और काफी लोग समझा जाएंगे ये जल्दी बेच दिया, अगर रखा होता तो आज इतनी बड़ी वेल्थ बिल्ड हो गई। और वही एग्जाम्पल देके जाएंगे गिने चुने जहां पे बड़ी वेल्थ क्रिएट हो। वो 98% एग्जाम्पल लोग नहीं बात करेंगे जहां वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई लॉन्ग टर्म में रख के। तो वो समझना भी बहुत जरूरी है कि जहां पे लॉन्ग टर्म रख के 98% स्टॉक्स में आपकी वैल्यू इरोड हो गई तो आपका थीसिस क्या है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की हम बात करें तो बड़ा लिस्ट है जहां डैमेज हुआ, और वो 2-3% चीजें जो सक्सेसफुल हो गई, हर आदमी उसका ही गाना गाता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म था, देखो ये बेनिफिट आया। तो मेरे लिए एग्जिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर अर्ली स्टेज पे है और जल्दी आप निकल गए, जैसे हमने आईटीसी लिया था। ओके, आज 2 साल होने वाले हैं, करीब 1.5 साल हो गए, हमने एग्जिट नहीं किया है काफी जगह। ओके, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, बट साइकिल कंप्लीट होगी, जैसे टेक्नोलॉजी की साइकिल कंप्लीट हुई तो हमने एग्जिट किया। वो बहुत वाइटल हो जाता है उस समय। अगर हम एक भी स्ट्रैटेजी, इंडिया का कोई भी एनालिस्ट नेगेटिव नहीं था, अगर आप सितंबर 2021 का डेटा निकाल के देखेंगे, इंडिया ग्लोबली कोई भी टेक्नोलॉजी स्टॉक में नहीं था। लोग 2 डेकेड की तेजी की बात करते थे, कुछ तो मैनेजमेंट आके बोल के गई तो डेकेड की तेजी अभी शुरू हुई है। ओके, उस तरह का यूफोरिया था, उस तरह का हाइप था। और ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको बिहेवियर एंगल से देखते हैं तो हम हाइप को जज कर पाते हैं, क्योंकि हमने भी सब मिस्टेक्स करी हैं। और जब मैनेजमेंट आके बहुत एक्साइटेड होता है कि ये तो नई शुरुआत है, ओके, और हमारे डेटा पॉइंट्स लिक्विडिटी या रिस्क एपेटाइट का एंडोर्स कर रहा है, ये पीक है, और उस समय मेरे को ऐसा कोई बिहेवियर थीसिस मिल गई कि मैनेजमेंट जो बेस्ट नोन फेसेस हैं और वो आके कन्विंस है बहुत बड़ी तेजी की, तो हम लोग कॉन्ट्रा कॉल नहीं बोलते, हम उसको डेटा ड्रिवन कॉल बोलते हैं, हम लोग सर्टेनिटी के साथ बोलते हैं ये लॉन्ग टर्म टॉप है।
ओके, क्योंकि एग्जैक्टली टॉप में ह्यूमन इमोशंस सबसे हाईएस्ट होते हैं। ओके, राइट। कन्विक्शन लेवल हाईएस्ट होता है, आपका हाईएस्ट पैसा लगा होता है आपका, अगर आपने एक्स लगाया तो वर्चुअली आप टॉप पे 3x की पोजीशन कर लेते हो, क्योंकि ये लोगों का कन्विक्शन हाईएस्ट होता है और वहां मिस्टेक हो जाती है। राइट, राइट। ओके, सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। और ये जैसे बल्कि मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया था, आपने उस पे हिंट दे ही दिया कि एग्ज़िट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम से ठीक है, गोल बेस्ड तो हम एग्ज़िट कर ही सकते हैं, लेकिन एक म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या रेड फ्लैग्स दिखें जो उससे एग्ज़िट कर जाएँ? हम कितने समय तक वेट करें? कई बार होता है हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसने नेगेटिव रिटर्न दिया, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 साल, डेढ़ साल, क्या हम बने रहें उसमें? कितने समय तक वेट करें? क्या रेड फ्लैग्स देख के वहाँ से एग्ज़िट कर जाएँ? तो पहली बात तो आप ये क्वेश्चन एक मनी मैनेजर से तो नहीं पूछें जिसका व्यू बायस्ड हो सकता है क्योंकि हम लोग पैसा मैनेज करते हैं और हम ही आपको एग्जिट का ऑप्शन बताएं तो फेयर नहीं होगा। बट जोक्स अपार्ट, ओके, हुँ, देखिए इसमें आपने को दो चीजें देखनी है कि पहला तो जो आपने पॉइंट बताया कि देखिए मैथमेटिकली जैसे मैंने समझाया है, कोई भी फंड, कोई भी मनी मैनेजर, कोई भी स्कीम हुँ, और कोई भी हाउस, हुँ, अगर आप बोलो कंटिन्यूस बेसिस पे टॉप क्वार्टाइल पे रहेगा, पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, हुँ, हमको रेड फ्लैग इतना ही देखने का है, हुँ, सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो देखना है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में देखने का। आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस मेरे लिए सेकेंडरी हो जाती है। भाई क्या रिस्क लेके आपने क्या आउट परफॉर्मेंस जनरेट करी, कि आपके क्या रिस्क पैरामीटर डिटोरिएट होने स्टार्ट हो गए हैं क्या, वो एक हुँ, रेड फ्लैग होता है पहले। हुँ, क्योंकि उसके अंदर भी मैं कुछ और बोलूंगा कि स्टैटिकली आप ठीक करिए, क्योंकि जो कुछ कैलकुलेशन इंडस्ट्री में आते हैं वो स्टैटिकली कैलकुलेशन भी गलत हैं। ओके, तो आप हुँ, पहले अपना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे फोकस करिए कि वहाँ क्या चेंजेस हैं। हुँ, दूसरा, हमको एक थीसिस पे काम करना है डाइवर्सिफिकेशन का। ओके, हुँ, एक्स्ट्रॉर्डनरी डाइवर्सिफिकेशन इज इक्वली बैड, हुँ, लेकिन हमको किस तरह से पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन स्टाइल में करना है। जैसे मैंने आपको बोला, ट्रेडिशनली लोग स्टैटिक स्टाइल मैनेजर में काम करते हैं। अगर हुँ, हम कौन म्यूचुअल फंड को अलग कर दें, वो एक आउटलायर है, हम लोग बहुत अलग तरीके से अपना म्यूचुअल फंड चलाते हैं। हुँ, लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड देखेंगे, वो एक थीसिस पे काम करते हैं जो वैल्यूएशन एनालिटिक्स सेंट्रिक फोकस है। तो आपको उधर डाइवर्सिफिकेशन करना है कि आप कुछ स्टैटिक और ट्रेडिशनल स्टाइल मनी मैनेजर्स को लो, हुँ, कुछ डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजर जैसे हमारे जैसे लोग आए हैं इंडस्ट्री में जो डायनेमिकली पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो उधर आपको थोड़ा एक एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं हम लोग बोलते हैं कि हमको ही देना चाहिए, कि हुँ, हम लोग उस थीसिस को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे स्टाइल को, जो हुँ, डायनेमिक स्टाइल मनी मैनेजर्स हैं, जो मल्टी एसेट कंसेप्ट को समझते हैं और न्यू कंसेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बोला एडेप्टिव एसेट एलोकेशन, और हुँ, ये चीज और भी लोग आएंगे, हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट लोग आने वाले हैं, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है। ओके, हुँ, जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा यूज़ कर पाते हैं, चाहे वो एआई ड्रिवन हो, चाहे मशीन लर्निंग ड्रिवन हो, उसमें ह्यूमन का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। खाली आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके यंग आईआईटी के बच्चे पास आउट करके अगर वो लोग एक्सपेक्ट करें कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न देंगे, तो नहीं है। कॉम्बिनेशन आना चाहिए कि उस तरह की टीम कहीं आपको मिलती है और उसके ऊपर एक्सपीरियंस मनी मैनेजर है, तो उस तरह का भी थीसिस आएगा। डाइवर्सिफिकेशन मल्टी एसेट के हिसाब से, डाइवर्सिफिकेशन इन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑल्सो आपको प्ले करना है। तो ये चीज हमको, मैं बोलूंगा कि आपको डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना। अगर आप देखेंगे, दूसरा चीज आपको एनालाइज करके देखना चाहिए कि क्या, अगर आप पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं, अगर आपने लोग डाइवर्सिफिकेशन 10 म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला, सपोज लार्ज कैप के अंदर, एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, 10 के 10 का 70% पोर्टफोलियो अगर कॉमन है, तो हुँ, आपका डाइवर्सिफिकेशन अचीव नहीं होता है। हुँ, ओके, लोग, हम लोग की स्कीम के बारे में बात करते हैं, कभी आपके स्कीम में कॉमन होता है कि हम जब स्कीम बनाते हैं तो हम एक यूनिक स्कीम की तरह से डील करते हैं। ओके, बट अगर आपका 10 म्यूचुअल फंड में 10 को पोर्टफोलियो सिमिलर है, तो वो आपको हेल्प नहीं करता है। हुँ, ओके, तो वो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखना है, आपको थोड़ा डायनेमिक स्टाइल पे जाना है, थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल पे जाना है, थोड़ा पैसा इवन जो प्राइवेट इक्विटी टाइप इन्वेस्टमेंट की जो थीसिस इमर्ज हुई हैं और कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अलग अलग बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट थीसिस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिल्ड हो रही है मार्केट में। हुँ, तो उधर अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा डाइवर्सिफाइड करेगा, और हम लोग मल्टी एसेट ऐसा प्रोडक्ट में बहुत बुलिश हैं। ओके, हुँ, कि अभी मल्टी एसेट ऐसा कंसेप्ट इंडिया में पिकअप नहीं हुआ है। हुँ, हमारे पास भी अपना मल्टी एसेट फंड है जो बेस्ट परफॉर्मर है उस कैटेगरी का भी, बट मल्टी एसेट ऐसा म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी, या मल्टी एसेट ऐसा थीम, खाली आप म्यूचुअल फंड नहीं देखेंगे, कहीं और भी देखें उस चीज को, पीएमएस एआईएफ स्ट्रक्चर्स में भी कोई इन्वेस्टर देखे, तो मल्टी ऐसे ऐसा थीम मैं बहुत बुलिश हूँ, हुँ, क्योंकि हमको डाइवर्सिफिकेशन मल्टीपल एसेट क्लास में मिलता है, हुँ, सेक्टर्स के बियॉन्ड मिलता है, इक्विटी के बियॉन्ड मिलता है, और जिस तरह का एनवायरनमेंट ग्लोबली बिल्ड होगा, हुँ, इसमें मल्टी एसेट ऐसा थीम पिकअप होने वाली है। ओके, हुँ, और
कुछ क्वांटामेंटल, जैसे हमने क्वांटामेंटल फंड लॉन्च किया था, ये फंडामेंटल और सेंटिमेंट्स को कैसे कंबाइन करके एक थीसिस बिल्ड करी। क्वांटामेंटल वो कैटेगरी का जैसे क्वांट फंड ही है, लेकिन वो कैटेगरी का वो लीडरशिप रोल में है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो उस तरह का एक हमने थीसिस अडॉप्ट करी। ऐसे भी कुछ फंड्स आएंगे ग्लोबली, ओके। तो एक यूनिक कंसेप्ट कहीं आपको मिले, हम लॉन्च करें या कोई और लॉन्च करे, उसको कैपिटलाइज करना है। जरूरी नहीं है कि आपको वो कंसेप्ट म्यूचुअल फंड स्पेस में मिले, क्योंकि म्यूचुअल फंड में काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम हर प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं आपको मिले कोई पीएमएस स्ट्रक्चर में या एआई स्ट्रक्चर में, तो उसको भी कैपिटलाइज करना चाहिए। राइट, राइट, ग्रेट सर। लास्ट क्वेश्चन, कोई बड़ा सक्सेस से बड़ा फेलियर अगर आप शेयर करना चाहें और उससे जो लेसन्स आपको मिले हों, और सक्सेस और फेलियर दोनों ही शेयर करना चाहें, तो ऑडियंस जरूर जानना चाहेगा इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में। तो मैंने आपको जैसे बोला कि हमारा जो पूरा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स थीसिस मैंने बिल्ड करी कि ये अंडरस्टैंडिंग के बाद कि पोस्टमार्टम एनालिसिस से काम नहीं होता है लाइफ में। दूसरी चीज हमने बिल्ड करी अपनी एक वीएलआरटी फ्रेमवर्क, ओके। कि वीएलआरटी फ्रेमवर्क हम, जैसे मैंने आपको बोला कि हम भी प्योर फंडामेंटल डेटा देखते थे, व्हेन आई से फंडामेंटल प्योर वैल्यूएशन डेटा देखते थे, ओके। ओवर पीरियड टाइम हमने मैक्रो इनकॉर्पोरेट किया। आज हमारे पोर्टफोलियो में या हमारी थीसिस में 75% मैक्रो डेटा आता है। तो हमने एक चीज़ सीखी कि हमें प्योर वैल्यूएशन एनालिटिक्स पे काम करनी, वो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा मिस्टेक्स था, ओके। और तीसरा मिस्टेक, जैसे मैंने आपको बोला कि हमको एंट्री, तो मैंने बहुत जगह इंडिविजुअल कैपेसिटी में पैसा बनाया जब हम लोग, आज तो हमारा सारा पैसा म्यूचुअल फंड में रहता है, बट जो हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसको रन करते थे, या हम अपना एडवाइजरी बिजनेस रन करते थे, या हम ब्रोकिंग बिजनेस रन करते थे, 30 साल में बहुत कुछ किया है, तो बहुत अलग अलग रोल निभाए हैं। तो हमने एक चीज़ देखा कि हमारा इमोशनल अटैचमेंट स्टॉक से बहुत हो जाता है। हम सबको पता है कि हमें स्टॉक नहीं रखना है, लेकिन हम उस सेक्टर या उस स्टॉक्स में बड़ा पैसा बना चुके होते हैं, तो हमारा बायसेस आ जाता है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो और अच्छा हो सकता है, ये तो अभी शुरुआत है, ओके। तो वहां बड़ा मिस्टेक हो जाता है। जैसे आपने बोला कि हमने भी बहुत मिस्टेक्स करी हैं, ओके। इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं ओपनली बोलता हूँ मिस्टेक्स नहीं, ब्लंडर करे हमने, ओके। और उस ब्लंडर से हमने बहुत कुछ सीखा है और अपनी कैपिटल तोड़ी है, ओके। और गुड न्यूज़ यही है कि जैसे आपने बोला सक्सेस क्या आता है, कि वो जो ब्लंडर्स करी वो हमने अपने पर्सनल कैपेसिटी में करी है, ओके। और वो एक्सपीरियंस आज हम पब्लिक को पैसा जब मैनेज करते हैं तो वो रिपीट नहीं करते। वो हमारा एक सक्सेस है कि हम वो एक्सपीरियंस जो हमारे मिस्टेक्स रही, ओके, उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट पे मीटिंग्स को बिलीव नहीं करते हैं, ओके। बाइसेस आ जाते हैं, व्हेन यू मीट टू मेनी पीपल, यू नो, टू मेनी पीपल, लॉट। मैं, जैसे हम लोग ब्रोकिंग करते हैं, सब मैनेजर बोलते हैं नहीं, पहले मैनेजमेंट को मिलाओ, उसको हम समझेंगे, ओके। आज की तारीख में इतना डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ग्लोबली सब कुछ अवेलेबल है, क्यों मैनेजमेंट को मिलना है, ओके। मैनेजमेंट से मिलके बायसेस शुरू होती हैं, ओके। और वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हम लोग कोशिश करते हैं कि स्मॉल कैप्स वगैरह में तो बात अलग है कि मिलना पड़ता है, समझना पड़ता है, बट लार्ज कैप कंपनीज हैं, मिड साइज कंपनी, जिन पे इतना रिसर्च ओवर रिसर्च है सब इंडस्ट्री में, क्यों मिलने का आपको मैनेजमेंट से। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हम बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट्स को नहीं मिलते, वहाँ बाइसेस आ जाते हैं। जैसे आपके एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, तो वो आपको डैमेज करके जाता है, आपको क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग में डैमेज करता है, ओके। आपको लगता है तो मैं फ़ोन उठा के पूछ लूंगा, मैं बात कर लूंगा क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ बायसेस शुरू हो जाए आपका। इसलिए हम लोगों ने क्लैरिटी के साथ किया, हम डेटा बिल्ड करते हैं। हमने अपने कुछ मैक्रो बेस्ड इंडिकेटर्स या माइक्रो बेस्ड इंडिकेटर बिल्ड करें, अपने एनालिटिक्स टूल बिल्ड किए, और उसमें वो डेटा पॉइंट्स अगर आ जाता है तो हमारे लिए एग्जिट ऑप्शंस आर बाइनरी, अच्छा है या खराब है। अच्छा है तो रखेंगे, खराब है तो जीरो कर देते हैं, ओके। वो एक इंपॉर्टेंट लेसन है। लोग क्या करते हैं कि थोड़ा अरे पार्टली बुक कर लेते हैं, ओके, पार्टली बुक करते चले जाते हैं। अगर एक व्यू बन गया है कि इसको एग्जिट करना है, ओके, और डेटा पॉइंट्स खराब हो गए, तो हम लोग रूथलेसली एग्जिट करते हैं, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है हमारी रैंक की कि रूथलेसली एग्जिट करना चाहिए। लोग टैक्स प्लानिंग में एग्जिट नहीं करते हैं, कि काफ़ी मिस्टेक मैंने करी 2000 में, बहुत पैसा बन गया, अरे बाद में बेच देंगे, अभी तो टैक्स लग जाएगा, तो टैक्स प्लानिंग नहीं करनी है, ओके। अगर इतना रिटर्न आया है तो उसमें 30-40% जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट में टैक्स भरना बेटर है, बजाय वो अपॉर्चुनिटी लॉस करना। तो एक काफ़ी जगह रिटेल इन्वेस्टर एक मिस्टेक कर जाते हैं जब इंडिविजुअल स्टॉक्स में होते हैं कि अगली बार देखते हैं, अभी क्यों बेचते हैं, टैक्स आ जाएगा, ओके। अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप रोटेट कर रहे हैं ना, वो बेच के आप कुछ और लोगे, तो अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पर भी है ना। अब हम लोग जब बेचते हैं तो आइसोलेशन में सोचते हैं अरे इसमें कितना टैक्स आएगा, हम ये रिलेटिव क्यों नहीं सोचते, इसको बेच के कहीं और भी तो बना सकते हैं ना। तो रिलेटिव अपॉर्चुनिटी दूसरी इंपॉर्टेंट जो लर्निंग है कि लाइफ में सब कुछ रिलेटिव है।
एब्सोल्यूट कुछ होता ही नहीं है। रिलेटिव बेसिस पे हमको सीखना चाहिए कि रिलेट, और पूरा जैसे रिटर्न मैट्रिक्स भी तो रिलेटिव ही है अल्टीमेटली ना, तो रिलेटिव बेसिस पे हमको देखना है कि अगर मैं ये बेच दूंगा तो कहीं और पैसा लगाऊंगा तो मैं क्या बेटर रिलेटिव रिटर्न जनरेट कर पाऊंगा। ओके, तो वहां पे एक बड़ा मिस्टेक हो जाता है लोगों से कि अरे यार इतना गिर गया कैसे बेच दूं, इतना नुकसान हो जाएगा। हमको ये देखना है और ये सीखना है, जो मैंने भी सीखा है, कि यहाँ नुकसान बुक करके ये पैसा कहीं और लगाएंगे तो पैसा मुनाफा मिल सकता है कि हम रिकवरी तो कर सकते हैं, वो माइंडसेट होना चाहिए। जब हम ये माइंडसेट में चले जाते हैं अरे इतना लॉस हो जाएगा, तो बिकता ही नहीं है, वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। ओके, जो मैंने देखा है म्यूचुअल फंड के अंदर पोर्टफोलियो का, अगर आप कोई भी एनालिटिक्स देखें, बहुत डिफरेंस नहीं है इंडिविजुअल और इस म्यूचुअल फंड में, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ह्यूमन बींग्स ही है ना। वही मिस्टेक हम जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं वो हम लोग पोर्टफोलियो में भी करते हैं। ओके, और मैं बहुत ब्लेटेंटली बोलता हूँ क्योंकि वो मिस्टेक्स हमने भी करी है। ओके, आज हम जब पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो यही कोशिश करते हैं जो हमने पर्सनल लाइफ में मिस्टेक से सीखा है एटलीस्ट वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं करें। और ये सब चीज़ें अगर हम लोगों को एजुकेट कर पाएँ, जैसे हम लोग कौन बोलते हैं वी आर नॉलेज पार्टनर, तो हम काफ़ी नई चीज़ें लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लुक बियॉन्ड वैल्यूएशन ऑल्सो, look beyond liquidity also, you look at multi-dimension data, don't live in one dimension. Okay, अभी तो इस पे भी बहुत थीसिस है कि 3 डायमेंशन है कि 4 डायमेंशन है, अगर हम अपना वेदास पढ़ेंगे तो 64 डायमेंशंस की भी थीसिस आती है। ओके, तो हमारा उसमें हम नहीं जाएंगे, बट हम इसको आज की तारीख में हम 4 डायमेंशन तो हम लोग देखते हैं ना, वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क एपेटाइट, और चौथा डायमेंशन हमारा जो इनविजिबल है वो टाइम। ओके, टाइमिंग इज एवरीथिंग, टाइमिंग इज नॉट ट्रेडिंग। Timing for us, timing is a risk mitigation tool. Okay, so timing is a function of risk appetite, liquidity analytics, or valuation analytics. When multiple data points are skewed on one side, it gives me better timing and hence better risk management and better returns. तो वो हमको भी सोचना चाहिए। जो एक कंसेप्ट लोगों को बता दिया है ना कि टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, टाइमिंग करना बैड है, तो हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्री के मिथ्स ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। भैया टाइमिंग इज एवरीथिंग इन लाइफ। हम लोग बोलते हैं ना राइट प्लेस राइट टाइम, अगर टाइम पे आपने नहीं काम किया तो यू आर लेट। ओके, कोई और ले गया वो अपॉर्चुनिटी। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो थीसिस हम लोगों को इंडस्ट्री में सिखा दी गई है ना कि टाइमिंग इज बैड, नोबडी शुड टाइम द मार्केट, आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू। Timing is everything, and mathematically we can decode. With the help of timing, I reduce my risk in my portfolio. So some of the things, if investor can learn with our mistakes of past and can get some perspective, that is the best thing one can do. राइट, थैंक यू वेरी मच सर, काफ़ी मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा। मैंने अपनी पूरी नोटबुक भर ली और मैं दोबारा इसको पूरा एक बार देखूंगा और अपनी और नोटबुक को जो है वो एनहांस करूंगा अपनी नॉलेज को। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन द शो। Yeah, thank you नीरज जी, all the best. राइट, तो जल्दी से बात करते हैं आज के सेशन की समरी की। ये आपका फेवरेट सेक्शन है मुझे पता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी जो है वो बहुत एडमायर कैटेगरी में था सितंबर और अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर में, तो इसलिए जो है क्वांट म्यूचुअल फंड से इसको एग्जिट दे दिया गया था। लेकिन अभी भी ये बाई जोन में नहीं है। एग्रेसिव तभी आपको बाय करना है जब अदर इंस्टीट्यूशन जो है उसे बेचना शुरू कर दें। बात करें जब हमने फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल को हमने सिर्फ वैल्यूएशन तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बल्कि हर चीज में जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, फिर चाहे वो आपके बिहेवियरल फैक्टर्स ही क्यों ना हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने ये सीखी कि आपने पोस्टमार्टम एनालिसिस पे डिपेंड नहीं करना है, बल्कि आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना है। और इस प्रेडिक्टिव एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग मार्केट को थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर पाएं और मार्केट में आने वाले ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर पाएं, और साथ में हम लोग मार्केट के हिसाब से फिर आगे बढ़ पाएं, और साथ साथ में अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें और रिस्क को मिनिमाइज करें। तीसरी बात मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा इस सेशन से कि रिस्क मिटिगेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर चेजिंग रिटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रिस्क को जो है वो मिनिमाइज करें। अगर हम लोग रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं तो लॉन्ग रन में जो है रिटर्न अपने आप ही उसके बाय प्रोडक्ट की तरह आपके पास आ जाएंगे। एक बात हमने और सीखी, क्वांट फंड जो है वो यूज करता है VLRT फ्रेमवर्क, जिसमें V से वैल्यूएशन, L से लिक्विडिटी, R से रिस्क एपेटाइट और T से एक साइलेंट फैक्टर जिसे हम बोलते हैं टाइम। इस समय मैक्रो एनवायरनमेंट जो है इंडिया में बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इट इज द बेस्ट इन द लास्ट 30 इयर्स, और इसके चलते जो है कैपिटल डेवलप्ड नेशन से जो है वो डेवलपिंग नेशंस के अंदर आएगा। चर्निंग की जब बात हुई तो बताया गया चर्निंग बैड नहीं है। चर्निंग या फिर पोर्टफोलियो टर्नओवर जिसे आप बुलाते हैं वो अच्छा हो सकता है अगर वो रिड्यूस करने के लिए किया गया है आपके रिस्क को। संदीप जी का कहना था कि एक्टिव फंड्स जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे पैसिव फंड से इन द डिकेड ऑफ 2020 टू 2030। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात चली तो उन्होंने बताया कि रिटेल इन्वेस्टर्स अब ज्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं और वो अपनी सिप यानी SIP जो है वो कंटिन्यू रखते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को जनरली डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अडानी ग्रुप की जब बात चली तो उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप में इन्होंने इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि नंबर्स और डेटा जो है वो अडानी ग्रुप के फेवर में थे, और बहुत सारे ऐसी भी कंपनीज थी जिनमें इन्वेस्टमेंट जो है अडानी ग्रुप में जाने से पहले हुई थी और टोटली डेटा बेस्ड थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एग्जिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट।
एंड आप लोगों को भी अपने एग्जिट पे म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक्स हो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठ गए और बैठे ही हुए हैं। राइट गाइज, विद दिस नोट थैंक यू एंड मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.